बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज जुम्मतुल मुबारक है। जुम्मतुल मुबारक की भी तमाम तर फजीलतें और बरकतें आप सबको मुबारक हों। प्रोग्राम को आज हमने दो हिस्सों में तकसीम किया है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम एक नहायत ही अहम मौजू पर बात करने वाले हैं। वो मौजू है हमारे बच्चों से जुड़ा हुआ। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। बच्चे चाहे किसी के भी हों, आप अगर उसके साथ ज़्यादती या किसी उसे तकलीफ़ में देखते हैं तो आप अपने आप को, अपने उस काम को आप रोकते हैं और आप उस बच्चे की मदद करने की कोशिश करते हैं। बच्चों से जो लोग प्यार करते हैं वो सबके बच्चे उन्हें एक जैसे ही लगते हैं, और तकरीबन सारे ही हसास लोग जो हैं वो बच्चों से प्यार करते हैं। मगर कुछ लोग इस ऐसे माहौल में, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। और ऐसे ही माहौल में हमें कुछ ऐसी खबरें भी मिलती हैं कि बच्चों को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। तो जब वो जिनसी तशद्दुद के हवाले से अदाद व शुमार मेरे सामने आए तो वो हमारे लिए बड़े तकलीफ़ का बायस था। हमने सोचा कि हम इस हवाले से एक प्रोग्राम, एक नशिस्त रखते हैं जिसमें बात की जा सके अपने मेहमानों से और आप दोस्तों से कि आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है और इसको हम अपनी सोसाइटी से किस तरह निकाल सकते हैं। ये हमारे लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है। जिस तरह ज़ैनब कत्ल केस वाला जो एक वाक़या, हमें सिर्फ वही याद है, मगर जब आपको मैं अभी अदाद व शुमार बताऊँगा तो आप परेशान हो जाएंगे कि इतनी बड़ी तादाद में इस तरह के वाक़यात हमारे अपने माशरे में हो रहे हैं। कोई रिपोर्ट कुछ इस तरह है, 2017 में यौमिया 9 बच्चों के साथ तशद्दुद किया जा रहा था, उन्हें जिनसी तौर पे तशद्दुद किया जा रहा था, जबकि 2018 के शुरू के 6 माह में यही तादाद 9 से 12 हो चुकी थी। ठीक है, यानी कि इस साल ये जो शरह है वो बड़ी है। जनवरी से जुलाई तक 2322 बच्चों को मुल्क भर में जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिसमें से 44% बच्चे लड़के थे और बाकी जो हैं वो लड़कियां थी। 92 बच्चों का गैंग रेप किया गया। 74% केसेस इन सारे वाक़यात के वो देही हैं, रूरल एरियाज़ के, और 26% जो इस तरह के केसेस थे ये शहरी के इलाकों से रिपोर्ट किए गए। बच्चे किसी भी कौम और मुल्क का मुस्तक़बिल होते हैं। हमारे यहाँ ऐसा काम नहीं होना चाहिए, और जो भी ऐसी हरकत करे, सबसे पहली बात है कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए, कि ताकि दूसरे इस तरह की सोच रखने वाले लोगों के लिए एक मिसाल कायम हो सके। ये वो रिपोर्ट्स हैं जो मैंने आपको बताई हैं, जो किसी तक पहुंची हैं, जो रिपोर्ट करवाई गई हैं, केस रिपोर्ट हुए हैं, ये वो हैं। इसके अलावा इस तरह के जितने वाक़यात होते हैं उनमें से आधे से ज़्यादा खामोशी से जो है वो एक साइड पे कर दिए जाते हैं। ना तो बच्चे शर्म से बता पाते हैं अपने बड़ों को, और ना उनके बड़े, अगर बड़ों तक बात पहुंच जाए तो बड़े वो पुलिस तक बात पहुंचाते हैं कि ठीक है हमारी इज़्ज़त का मामला है। ये बड़ी तकलीफ़देह बात है। और हम मुसलमान अक्सरियत मुल्क, जहाँ पे सिर्फ मुसलमान रहते हैं एक बहुत बड़ी तादाद में, हमारे लिए तो और शर्मनाक बात है कि हमारी सोसाइटी में इस किस्म के वाक़यात जन्म लेते हैं। आज अपने मेहमानों से इसी हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, पहले मेहमान ये इस्लामिक स्कॉलर हैं और दीन के हवाले से भी इनसे जानेंगे कि क्या क्या अहकामात हैं ऐसे लोगों के लिए जो ये हरकतें करते हैं और इनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। आगा अब्बास साहब हमारे साथ, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आगा साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। हमारे दूसरे मेहमान एक सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं,
ये इनसे अक्सर हमारी मुलाकात होती रहती है डिफरेंट टॉपिक्स पे। हमारे साथ हैं जनाब हमीद भुट्टो साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम फ़हीम भाई, मेहरबानी। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आपको अल्लाह खुश रखे और सबको ग्रेट। आबाद रखे। आप क्योंकि सहाफ़ी हैं तो मैं गुफ्तगू का सिलसिला आपसे शुरू करना चाहूँगा कि आपकी नज़र में एक ओवरऑल जो रिपोर्ट है, जो वाक़यात हैं, ये क्यों पेश आते हैं, ज़रा इस हवाले से बताइएगा। फ़हीम भाई, जो आपने अदद शुमार बताए, ये तो मैं समझता हूँ कि 10% रिकॉर्ड पे मौजूद है, 90% वाक़यात तो रिकॉर्ड पे मौजूद ही नहीं होते, उनका कोई अता पता ही नहीं होता। ये सब जो रिकॉर्ड करके लोग अपनी इज़्ज़त नफ्स को थोड़ा सा मजरू करके सामने आते हैं, वो रिकॉर्ड पे मौजूद है, जिस पे अभी मुख्तलिफ आलमी इदारे भी इस बात में मुत्तफ़िक हो चुके हैं कि पाकिस्तान में ये जिनसी तशद्दुद और जिस्मानी तशद्दुद दोनों का रुझान दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और इस तरह के वाक़यात, जिस तरह हम मुख्तलिफ देहात हैं वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा है। जैसे सिंध की बात कर लें तो बहुत सारे वाक़यात वहाँ यहाँ पे जन्म ले चुके हैं। लाड़काना से लेके कराची तक के हज़ारों वाक़यात सामने आए हैं और बहुत सारे फैमिली तो अपनी एहतजाज भी करते हैं, बात भी करते हैं, अखबारात में ख़बरें भी आती हैं, मगर फिर वो FIR कटवाने और जाके वो थाने पे फिर भी उसका जाके बाज़ाब्ता इंदराज नहीं कराते। और मुख्तलिफ बच्चों को जो तब वाक़यात कोर्ट होते हैं जब किसी बच्चे को तशद्दुद करके मारा जाता है, तो वो ज़्यादातर रिकॉर्ड हो रहे हैं। बाकी जिस तरह जिनसी तशद्दुद करके वो छोड़ा जाता है, बड़े शहरों में तो ये एक बहुत सारा बढ़ता हुआ रुझान है। और कराची की अगर बात की जाए तो कराची के अंदर ये रेशो बहुत बढ़ चुका है। लाहौर में ये रेशो, अगर ये गांव देहातों में इसकी जो शरह है वो 74% है और शहरों में 26% है। रिकॉर्ड भी नहीं आ रहा। रिकॉर्ड भी जो मैंने गांव में रिकॉर्ड हो रहा है, वो रिपोर्ट हो रहा है, वो जाके रिपोर्ट कर रहे हैं। वहाँ छोटा है तो पता चल जाता है, बात फैल जाती है, तो अच्छा, आपस में तो उनको मजबूरन जाके छोटे 200-250 अगर घर हैं तो बात की किसी की निकल के उनको पुलिस तक पहुँची जाती है बात। आपस में लड़ाइयाँ झगड़ा भी हो रही हैं। बहुत सारे इस पे कबायली झगड़े भी मुख्तलिफ शहरों में जन्म ले चुके हैं, इसी छोटे छोटे जो वाक़यात हैं जिस पे बच्चों को मारने का बहुत सारे वाक़यात हैं। अभी बात कर लें तो कराची के अंदर एक बास एक मिनिस्टर था, उसके रिश्तेदार थे, उन्होंने एक थर के एक बच्चे जो मुलाजिम था उसको लटका दिया सूली पे जी, इसने खुदकुशी कर दी है। जब उसके रिश्तेदारों ने सबने वो दोबारा बोर्ड बैठी है तो पता चला कि उसको मारा गया है जिनसी जो जिस्मानी तशद्दुद करके। तो ये वाक़यात सामने आ रहे हैं, तो इस तरह के बहुत सारे वाक़यात छुपाए भी जा रहे थे, तो बहुत सारे वाक़यात मीडिया सामने ला रही है। और आज अब तक आपने जिस तरह इस वाक़यात पे प्रोग्राम करके एक अच्छा कदम उठाया, और ज़रूरत है शऊर देने की, अवेयरनेस देने की। हमारे यहाँ जो असल प्रॉब्लम है वो हमारे वालिदैन अपने बच्चों को उस तरह से आगाही हम नहीं देते, डरते हैं। हमारी फैमिलियाँ भी खुद खौफ में होती है कि हम अपने बच्चों को किस तरह, हमें अपने बच्चों को। भुट्टो साहब, ये भी तो देखें ना कि इससे पहले की जो जनरेशन थी, आप लोग, हम लोग, हमारे वालिदैन ने भी कोई इस हवाले से ख़ास कोई वो चीज़ें तो नहीं हमें वो सिखाई थी। और वो अपना कि जनाब ये बच्चे को आपने इन सारी चीज़ों में डाल दिया तो वो तो उससे बचपन ही छीन लिया, मतलब है ना। तो वो मतलब हमें तो उन लोगों को, उन भेड़ियों को पकड़ना है। ठीक है, अब ज़रूरत है कि बच्चों को भी बताया जाए और उन्हें कि किस तरह आपने अपने आप को जो है सिक्योर रखना है। ऐसे अगर कुछ ऐसे ईवल्स अगर आपके सामने आ जाएंगे तो आगा साहब, आप ये बताइए कि आखिर ऐसे हालात किसी भी सोसाइटी में वो जन्म क्यों लेते हैं? ऐसे वाक़यात क्यों होते हैं किसी सोसाइटी में? उसकी बुनियादी रीज़न क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए फ़हीम भाई, बात असल में ये है कि हमारे माशरे का ये अलमिया बन चुका है। हम बच्चों को सही से तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं। अब बात यह है कि जब लड़का जवान होता है, अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले भी यही बात हो रही थी कि पहले ज़माने में, हमारे ज़माने में, अगर इधर से मांग निकाल रहा है लड़का, अगर इधर से निकाल रही तो बाप पूछता था। ये मकसद ये नहीं कि बाप जुल्म कर रहा है, बाप पूछता था कि बेटे तुमने इधर से मांग आज क्यों निकाली। तो वो बात तफरीहन हो जाती थी, लेकिन वो पूछ गछ भी हो जाती थी। आजकल बाप के पास टाइम नहीं है, वो अपने मोबाइल पे, अपने सोशल मीडिया में बिज़ी है, अपने कामों में बिज़ी है। बेटा अपने सोशल मीडिया में, अपने मोबाइलों में बिज़ी है, तो दो मोबाइल नौजवान लड़के लेके घूम रहे हैं। आप ये बताइए कि जब मोबाइलों पे वो जो चीज़ें देख रहे हैं, वो पूछगछ बाप माँ क्यों नहीं करते उनसे? पहली बात यह है। अच्छा, दूसरी बात यह आ जाती है कि घर के अंदर जो तरबियत दी जाती है उसका सवाल बाप से होगा।
इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, देखिए इस्लाम ने ऐसे ही नहीं छोड़ दिया। इस्लाम जब जानवरों के हुकूक की बात कर सकता है, नबातात के हुकूक की बात कर सकता है, तो इन मासूम बच्चों के हुकूक की बात भी इस्लाम ने की है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम तरजीहन की गई है। जी हाँ, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बाप से कब्र में 2 सवाल सबसे पहले होंगे कि तुमने अपने बच्चे का नाम क्या रखा और उसको तरबियत क्या दी। ये बहुत अहम सवाल है। तरबियत आप माशरे नाम में तक का सवाल किया जाए। जी, नाम का सवाल तो सबसे पहले होगा। अच्छा, आगा साहब इंतहाई माजरत है, छोटे से वक्फे की तरफ बढ़ना है। वक्फे से वापस आते हैं तो यहीं से गुफ्तगू को दोबारा से शुरू करेंगे। दोस्तों, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए, अभी आपसे दोबारा मुलाकात होती है। मासूम बच्चों को जिनसी तशद्दुद से बचाना है, ये हमारा मकसद भी है और हमारा आज का मौजू भी। आज हमारे साथ मेहमानों में हमीद भुट्टो साहब मौजूद हैं और हमारे साथ दूसरे मेहमान इस्लामिक स्कॉलर आगा मेहदी साहब हमारे साथ हैं। आगा अब्बास साहब, सॉरी। तो वक्फे से पहले भी आगा अब्बास साहब से बात हो रही थी। सर, आपने ये कहा कि आज वालिदैन बच्चों से उस तरह पूछ-गिछ नहीं करते हैं और उन पे नज़र उस तरह नहीं है जिस तरह पहले हुआ करती थी। बाप ख़ुद मोबाइल में मसरूफ़ है, बच्चा भी मोबाइल पे है और उसके पास 2-2 मोबाइल हैं। ठीक है, मोबाइल मतलब पहले की निस्बत आज हमें देखने को मिलता है, पहले नहीं था। ये एक इजाफ़ा है हमारी ज़िंदगियों में, मगर ये एक ज़रूरी चीज़ है। अब इसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है। ना आप मोबाइल के बगैर रह सकते हैं, ना मैं रह सकता हूँ, ना वो अब्बाजान रह सकते हैं, ना उनकी औलाद रह सकती है। तो अब हमें उसी मोबाइल को अपनी ज़िंदगियों में शामिल करना है, तो इस पे किस तरह रहा जाए? देखिए, बिल्कुल आप सही बजा फरमा रहे हैं आप, लेकिन मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करता चलूँ कि एक होती है इखलाकी तरबियत। इखलाकी तरबियत ज़रूरी है उस बच्चे की। उस बच्चे को ये बताया जाए कि बेटे ये मोबाइल का इस्तेमाल तुमने करना कैसे। मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा अच्छा भी हो सकता है, उस पर वो दुआएं भी पढ़ सकता है, उस पर इस्लामिक लिटरेचर भी पढ़ सकता है, उस पर बहुत सारे अच्छे अच्छे काम कर सकता है। लेकिन ये आपको घर के माहौल से मिलेगा। जब तक वालिदैन इस डगर पे उस बच्चे को नहीं डालेंगे, वो बच्चा ज़बरदस्ती नहीं आता है। अच्छा देखिए, बज़ाहिरी तो इंसान नज़र आता है कि सेहतमंद है। हमें नज़ला ज़ुकाम बुखार हो गया, जिस्म पे फुंसी निकल आई, तो मालूम चलता है कि जिस्मानी बीमारी आर्ज़ा लाहक हो गया। लेकिन रूह को अगर आर्ज़ा लाहक हो जाए तो ये कैसे पता चले? अब बाप को कैसे पता कि उसका बच्चा जो है वो रूहानी मरीज़ बन चुका है? माँ को कैसे पता चले कि मेरा 13 साल 14 साल का बच्चा, 18 साल का बच्चा रूहानी मरीज़ बन चुका है, उसको रूहानी मर्ज़ लाहक हो चुका है? तो इसकी एक पहचान है, एक टेस्ट बताता हूँ मैं रूहानी, कि रूहानी बीमारी है या नहीं है। हमारे माशरे में हर कोई वो टेस्ट अपने ऊपर आज़मा सकता है। उसका टेस्ट ये है कि देखिए, अगर नमाज में लज्जत आ रही है कि नहीं, नमाज पढ़ने को दिल चाह रहा है कि नहीं, अल्लाह के आगे झुकने को दिल चाह रहा है कि नहीं, अल्लाह से सरगोशी करने को जी चाह रहा है कि नहीं। अगर नमाज में लज्जत नहीं आ रही है और नमाज में पढ़ भी रहा है किसी के डांटने डपटने से, तो अगर उकता के पढ़ रहा है, झुंझलाहट के साथ पढ़ रहा है और जल्दी जल्दी पढ़ के रख दी, इसका मतलब ये है कि हलावत नमाज यानी कि लज्जत नमाज उसको मैसर नहीं आ रही है। तो आप अब क्या करेंगे? अब वो परेशान है बच्चा कि मैं क्या करूं, मुझे नमाज की लज्जत नहीं आ रही। उसका एक हल है, उसका एक सद्देबाब है। उसका सद्देबाब क्या है? उलमाए कराम ने फरमाया कि उस मरीज़ को, उस रूहानी मरीज़ को चाहिए कि बावज़ू रहे, ज़्यादा से ज़्यादा बावज़ू रहे और इस्तग़फ़ार से अपने लबों को तर करता रहे। सर, अब देखें, ये जो आपने बड़ा अच्छा एक फार्मूला बताया, हल बताया इस चीज़ का, मगर ये तो अपनी ज़ात का तजिया तो वो करेगा जो बाशऊर इंसान होगा, और जिसमें शऊर होगा वो इस तरह की हरकत क्यों करेगा, किसी बच्चे को पकड़ के ज़्यादती क्यों करेगा उसके साथ। और माज़रत के साथ, ये अगर नमाज का डायरेक्टली इससे ताल्लुक़ है तो इनमें से आधे केसेस ऐसे होंगे, आधे से कम ऐसे होंगे जो
मसाजिद में और मदारिस में हुए होंगे, ठीक है, जो आप सही कह बच्चों रहे जो हैं। सिर्फ कुरान पाक की तरबियत जहाँ पे हो रही है, कुरान पाक हिफ्ज किया जा रहा है, और वहीं पे ऐसे चले, इससे भी कम होंगे, मतलब अगर किसी के माथे पे अगर बल आ रहे हैं तो मतलब हकीकत तो यही है ना। हमें इससे निकलना कैसे? सर आप बताइए, इसमें कसूरवार फैमिलीज कौन है? एक वो जो छोटा बच्चा जो जिसकी तरबियत करनी है आपने, जिसके साथ ज्यादती हो रही है वो, या एक वो भेड़िए जैसा जवान जो ज्यादती कर रहा है ना? इसमें से असल कसूरवार जो है किसको है? सबसे पहले किसका गिरेबान पकड़ना चाहिए? फहीम भाई, मैं सबसे पहले तो आपकी बात से मुतफिक हूँ कि जो वाक़यात हुए उसमें हमारे दाढ़ी वाले लोग भी और बगैर दाढ़ी वाले भी, जिसको हम लोग मदरसों में या मस्जिदों में, जहाँ बहुत सारे ऐसे लोग जो बड़े सामने तो उनका किरदार बड़ा साफ शफाफ नज़र आता था, मगर वो इन वाक़यात में मलूस पाए गए हैं, और बहुत सारे ऐसे वाक़यात तो रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। काफ़ी सारे वाक़यात हैं, काफ़ी सारे वाक़यात हैं। नमाज पढ़ने वाले बच्चे जो मदरसे में नमाज पढ़ते हैं, नमाज सिखाते हैं, कुरान मजीद पढ़ते हैं, वो शाज़ो नादिर कोई इक्का दुक्का केस हुआ है। अक्सरियत में नहीं है ना, अक्सरियत में ऐसा नहीं है। असल में जो मदरसे में दीन जिम्मेदारियां ना सर जी, ये एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। पता है, ये जो जितने भी उलमाए कराम है ना सर, इन्हें सबको पता है, सिर्फ एक्सेप्ट नहीं करते हैं, मीडिया पे आके भी डिनाई करते हैं। हालांकि सिर्फ उन्हीं काली भेड़ों को निकाल के एक साइड पे करने से सारा मामला ठीक हो सकता है। लेकिन मैं बताऊं, उससे ज़्यादा आम इंसान जो कुरान नहीं पढ़ रहा, जो नमाज नहीं पढ़ रहा, वो ज़्यादा इस गुनाहों में शामिल है। लेकिन इक्का दुक्का अगर वो हाईलाइट हो गया तो हम उसकी टांग खींचें, ये अच्छा नहीं है। सबकी सर मतलब इस जुर्म करने के लिए सब बराबर है ना। मैं समझता हूं, दाढ़ी वाला है, बगैर दाढ़ी वाला है, उसको सजा तो एक से मिलनी चाहिए। हमारे उलमाए कराम इस पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस दे रहे हैं, बच्चों को बहुत तंबी नसीहत कर रहे हैं, लेकिन मसाजिद में और मदरसों में इतना नहीं हो रहा जितना आम मोहल्लों में हो रहा है। अगर सर मैं असल मौजू पे आता हूँ कि जी वाक़यात पे जो असल जो जवाबदारी जो हमारी हुकूमत की है, जी हाँ, बेसिक हमारी हुकूमत ने जिस तरह के कानून बने हुए हैं, बच्चों के हवाले से भी कानून बना हुआ है, मगर अमल दरामद नहीं होती। चाइल्ड प्रोटेक्शन जो वो सब कुछ कानून है मगर सब कुछ हमारे पास है, उस पर असल से अमल नहीं होना। हमारे अदलिया का जो निज़ाम है, उस निज़ाम के अंदर लाखों केस पड़े हुए हैं, और ऐसे हज़ारों केस बच्चों के भी पड़े हुए हैं, मगर उनका जल्दी फ़ैसला नहीं आना, लोगों को ज़मानतें मिल जाना। आप ये ठीक कह रहे हैं, मगर जिस तरह मैं बात करूं कि हमारा सिस्टम अगर बेहतर हो जाए, कानून पे अमल दरामद हो जाए, और सख्त तरीन सज़ाएँ लोगों को मिलें। उक्का दुक्का वाक़यात में बड़ी बड़ी सज़ाएँ मिली हैं, बाकी लोग बच गए हैं। हमारे पॉलिटिकल लोग भी उसके पीछे हैं, हमारे मुख्तलिफ जो सरकारी लोग भी पीछे हैं, वो मुख्तलिफ बचाने के लिए जो है ना वो लोग आ जाते हैं ना, बहुत सारे लोग बचाने के लिए जाते हैं, हमारे कबायली लोग मौजूद हैं। सिस्टम को बेहतर करने की ज़रूरत है। स्कॉलर हमारे साथ है, शामिल करें। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, रियाज खान बोल रहा हूँ कराची से। जनाब रियाज साहब कैसे हैं? ठीक हैं? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आज आप लोग जुम्मा के दिन एक बहुत पाकिस्तान में जो है ये बहुत बड़ा मसले मसाइल हैं जो आज आप लेके आए हैं। अल्लाह ताला आपकी ज़बानों को मुबारक करे कि इस कानून पे सख्ती से अमल दरामद शुरू हो। और मैं तो एक बात कहता हूँ कि मैं अपने घर से अपने बच्चे को देखता हूँ, अगर खुदा ना करे ऐसा हो तो मेरा तो बस चले तो मैं उसको जिंदा जला दूं। लेकिन ये मैं क्यों जलाऊं, क्यों मैं अपना कानून हाथ में लूंगा? मैं तब लेता हूं जब वो चला जाता है। अभी भाई ने कहा कि ज्यादातर केसेस जो हैं वो पेंडिंग में पड़े हुए हैं। ये चीफ जस्टिस साहब, आप ठीक है हर चीज को देख रहे हैं, लेकिन सबसे पहले जो पाकिस्तान में चीज है वो ये है कि जिनसी तशद्दुद पंजाब, सरहद, बलूचिस्तान, अपना सिंध, इसके इंटीरियर एरिया में, शहरी एरिया में जब ऐसे केसेस आते हैं तो आप उसको इबरत का निशान बना दें। ये तो मीडिया को सलाम है, आप लोगों को सलाम है कि आप लोग एक केस को सामने ले आते हैं तो मजबूरी के तहत उसको लटका देते हैं या उसका कोई जल्दी फैसला करते हैं। ठीक है, खुदा की कसम अगर ये टीवी चैनल नहीं होते तो ये सारे के सारे छूट जाते, क्योंकि भाईजान कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। जी सर, क्या कह रहे हैं आप? ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर आपसे बात शुरू होती है, ठीक है, टीवी मीडिया चैनल के हवाले से बात करते हैं कि मीडिया इसमें कितना कसूरवार है। मीडिया तो काबिल तहसीन है, इसमें मीडिया अपना रोल अदा कर रहा है, काबिल तहसीन है। पहले भी मीडिया ने बड़ी आवाज़ उठाई, देखिए आज भी आवाज़ उठा रहे हैं आप लोग, ये बहुत अच्छा काम है। और मगर कुछ दिन जब ये वाक़यात बड़े उरूज पे मीडिया पे डिस्कस किए जा रहे थे तो उन दिनों
एक डायरेक्टली इल्ज़ाम भी मीडिया पे लगाया जा रहा था कि ये मीडिया ये सब कुछ दिखाता है और नौजवान को उकसाता है कि वो ये सारी हरकतें करे। मतलब ये ऐसी, अब देखिए ना, अब तो देखिए पॉजिटिविटी भी होती है, हाँ, नेगेटिविटी भी वो होती तो है, वो आप तो पे खुद आता पे है, डिपेंड करता है। हाँ, लेकिन मीडिया देखिए ड्रामाटाइज भी हो रही है ऐसे किस्से ड्रामास बन रहे ताकि हैं। लोग ड्रामे के तरीके से सीख लें। लेकिन मैं समझता हूँ कि असल जो जिम्मेदारी है, बुनियादी जो जिम्मेदारी है, वो है माँ बाप की। घर में माँ बाप की जिम्मेदारी। छोटे बच्चों के साथ ही क्यों हो रहा है ऐसे वाकयात, ठीक है। बड़े बच्चों के साथ नहीं हो रहे, छोटे बच्चों के साथ। वो ये पहला वाकया नहीं है, बारहा ऐसा हो चुका है, लेकिन छोटे बच्चे इसका निशाना क्यों बन रहे हैं? सॉफ्ट टारगेट छोटे बच्चे क्यों हैं? माँ बाप पूछते नहीं है। माँ बाप अपने साथ उन बच्चों को लेके जाएं, अपने साथ लेके आएँ। बच्चों को साफ हवा भी चाहिए, ताज़ी हवा भी चाहिए, अपने साथ ग्राउंड में, प्ले ग्राउंड में लेके सही। जाएं, अपने सामने खिलाएं। बच्चों के दोस्त बड़ी उम्र के क्यों होते हैं, ये माँ बाप नहीं पूछते हैं। सर, इस 5 पे हम साल का बात बच्चा करते हैं। है। एक वक्फे का वक्त है, वक्फे से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि हम पाकिस्तान में किस तरह इस बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं, किस तरह जान छुड़ा सकते हैं ऐसे वाक़यात से, और अपने बच्चों को हम सिक्योर बना सकते हैं। मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास। मासूम बच्चों को जो जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, उस हवाले से आज हम बात कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है हमारी सोसाइटी में। भुट्टो साहब, जैसा कि अभी आगा साहब ने फरमाया कि वालिदैन की ज़िम्मेदारी है, ठीक है, जो भी है, एक इंसान जो है वो इतनी दरिंदगी की हद तक पहुंच रहा है तो उसके पीछे उसके वालिदैन का हाथ तो होगा कि उन्होंने तरबियत ऐसी नहीं की। अच्छे और नेक माँ बाप की औलादें भी नेक होंगी, जिन्होंने अच्छी तरबियत की होगी, अच्छा दीन सिखाया होगा, अच्छी दुनिया के बारे में बातें बताई होंगी, वो उनकी औलादों में फ़र्क होगा। मगर इस वक्त माँ बाप को तो आप ट्रेनिंग करने से रहे, ऐसा कोई तरबियती प्रोग्राम तो नहीं बनाएंगे कि पूरे पाकिस्तान के माँ बाप इकट्ठे हो जाएं, उनको जनाब ये तरबियत की जा रही है, और ना ही कोई माँ बाप ये समझते होंगे कि हमें ज़रूरत है कुछ समझने की, कुछ सीखने की। ये भी एक इशू है बहुत बड़ा। ऐसी सूरत हाल में कानून के ज़रिए किस तरह कंट्रोल किया जाना चाहिए, और बाकी जिनके बच्चे छोटे हैं वो माँ बाप अपने बच्चों को क्या तरबियत दें कि वो इस तरह के दरिंदों से महफूज रह सकें, और किसी भी बच्चे को, आप कोई भी बच्चा जो है उस पर कोई ना कोई ऐसी नज़रों से वो वाकिफ़ होता है जो उसके ऊपर पड़ रही होती है। तो ज़रा इस हवाले से फ़हीम भाई, कोई भी माँ बाप नहीं चाहता कि उसका बच्चा इस जिनसी और जिस्मानी तशद्दुद का शिकार बने। कोई वालिदैन नहीं चाहता, वो चाहे अच्छा हो, बुरा हो, या जैसा भी वो काम कर रहा, मगर अपने बच्चों के लिए कोई भी वालिदैन नहीं चाहता। वो अच्छा मुस्तकबिल चाहता है, और कोई बच्चा भी नहीं चाहता। मगर अभी ज़हनी हमारे यहाँ जो मसाइल है ना, वो बेसिकली गुर्बत का भी सबसे बड़ा मसला है, और जो ज़्यादातर वाक़यात हो रहे हैं वो उन देहातों में, उन शहरों में हो रहे हैं जहाँ पे गुर्बत का अंसर ज़्यादा है। हाँ। और बड़े बंगलों में, जो बड़े इलाकों में हो रहा है, तो वहाँ का वाक़या जो कर रहा है वो मुलाज़िम ज़्यादातर पेश करता है, जो गरीब होता है। वो आके उसकी जो अंदर की फ्रस्ट्रेशन है वो कहीं न कहीं निकालने के चक्कर में होता है। हम सबसे पहले तो उसे किसने बताया कि ये सबसे बेहतरीन तरीका है? गलत तरीका है, गलत तरीके को अपनाते हैं। उसमें हमारी जो सोशल मीडिया है, जहाँ हमारे मुख्तलिफ जो चैनल्स हैं सोशल मीडिया के, वहाँ पे जिस तरह की चीज़ें भी मवाद पड़ा है वो हमें पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर फैला हुआ है, उसको भी ख़त्म करने की भी ज़रूरत है। और लोगों के अंदर खुद ब खुद एक एतमाद की कमी होती है। वो ज़्यादातर ये वाक़यात में जो लोग पकड़े गए हैं, तो उनके अंदर एतमाद की कमी, या खुद उनके साथ माजी में कभी जिनसी वाक़यात या जिस्मानी वाक़यात रूनमा खुद हो चुके होते हैं। तो ऐसे लोग भी जो गिरफ़्तारी के बाद उनसे बातचीत हुई थी, उनके साथ इस तरह के तशद्दुद के वाक़यात खुद रूनमा होते थे। उस वक्त मीडिया का इतना उरूज और दौर नहीं था, तो ये वाक़यात कोर्ट नहीं होते थे, तो वो सामने आए हैं। और मुख्तलिफ लोग इसको कारोबार बना के, जैसे कसूर में 300 बच्चों की वीडियो बनाई गई, और उनको जिस तरह के वाक़यात सामने आए, तो वो खुद ऐसे लोग थे जो पीछे सियासतदानों की सरपरस्ती थी, और पैसा कमाना भी एक अंसर था। और
ये गलत है कि अमल तो है। बच्चों को सबसे पहले, छोटे बच्चों को हमें एतमाद में लेके प्यार से मोहब्बत के साथ, अपने रिश्तेदार भी हमारे ऐसे होते हैं फैमिली के अंदर के उनको आप हाथ से टच करें या ऐसी जगहों पे टच करें जो नहीं करना चाहिए। बच्चों को ये समझाना पड़ेगा। अगर ऐसा कोई वाक़या होता है तो आप एकदम शोर मचा दें। अगर रोड पे, रास्ते पे आप हैं तो रोने के बजाय वहाँ आप चीखें कि मैं इसको नहीं जानता कौन है और क्यों क्यों कर रहा है। अगर आपका बच्चा किसी वैन में स्कूल जाते हुए सफ़र कर रहा है, उसको वहाँ पे तकलीफ़ महसूस हो रही है और आपको वैन तब्दील करने की बात कर रहा है या स्कूल तब्दील करने की बात कर रहा है या अपने फ्रेंड्स में कोई तब्दीली की बात कर रहा है या अपनी बेंच जहाँ पे जो सीट पे बैठा है वो तब्दील करने की बात कर रहा है, तो इस पर भी फौरी तौर पर नोटिस लेने की भी ज़रूरत है कि इसने क्यों ऐसा किया। और वहाँ पर हमें उस हालात के साथ स्कूल में जाके देखना चाहिए, उसकी गाड़ी में हमें सफ़र करना चाहिए। उसको इस तरह छोटी सी चीज़ें की नज़रअंदाज करने से बेहतर है कि हम उनके एक ही चीज़ को समझें, सोचें, तो यकीनन फिर ये माहौल बेहतर हो सकता है। बाकी जिस तरह हम लोगों को समझाएंगे, बच्चों को समझाएंगे, उससे बेहतर है कि हम उसकी निगरानी शुरू कर दें। ठीक है, एक कॉलर हमारे साथ है, शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? जी वालेकुम सलाम जी, राना सुल्तान बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। राना सुल्तान साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं, क्या कहेंगे सर? जी यकीन करें, मुझसे बात नहीं हो रही, इतना अफसोस आ रहा है कि जो फैसलाबाद एबटाबाद में बच्चे के साथ ज्यादती हुई है, इस तरह के बहुत ज्यादा वाकयात पाकिस्तान में हो रहे हैं। और मैं आपसे क्या बात करूँ, मुझे रोना आ रहा है इन बातें सुन के, और हुकूमत इन चीजों पर तवज्जो नहीं कर रही। और मैं 1984 से की बेहतरी के लिए जो इस तरह के जराइम इनको खत्म करने के लिए मैं सोच रहा हूँ, लिख रहा हूँ, किताबें लिखी हुई हैं अपने पास। मतलब छोटे छोटे जराइम जो करप्शन है, महंगाई है, बेरोजगारी है, चोरियां हो रही हैं, लड़ाइयाँ झगड़े हो रही हैं, दुश्मनियां हो रही हैं, हड़तालें हो रही हैं, मजदूर लोगों के साथ ज्यादती हो रही है, कमजोरों के साथ ज्यादती हो रही है, इंसान भूखे मार रहे हैं, लोगों को खाना नहीं मिल रहा, लोगों को पानी के पीने का पानी नहीं मिल रहा, लोगों के जान इज्जत माल के तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो रहा, टैक्स वसूली भी पूरी नहीं हो रही, सरकारी अफसरान ड्यूटी पूरी नहीं करते, बच्चों की तलीम और तरबियत का कोई इंतजाम नहीं है, हर जगह बदमाशियां हो रही हैं, मंशियात सरेआम बेची जा रही है, सरेआम बनाई जा रही है, जाली दवा दे रहे हैं, खाने पीने की चीज में मिलावट कर रहे हैं, बच्चों से ज्यादती कर रहे हैं, दहशतगर्दी हो रही है, सहूलतकारी हो रही है। इस तरह के इतने जराइम है कि मैं गिनती नहीं गिन सकता। घर के बच्चे होते हैं, होता है कट्टी होता है, उसको बचपन में मार देते हैं, जाली शनाख्ती कार्ड बढ़ रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। इतनी चीजें मैंने लिखी है, उनसे चाहने से कोशिश कर रहा हूँ कि मैं किसी तरह काम लेकिन आज तक मेरी मुलाकात नहीं हो सकी। जी सुल्तान साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ठीक है, सोसाइटी में ये इश्यूज़ तो हैं और ये सारे यहाँ पे रहने वालों के ही इश्यूज़ हैं, वही ये सारे जराइम कर रहे हैं। उसमें कहीं ना कहीं हम लोग अगर एक पूरे मुआशरे की बात करते हैं तो मुआशरा एक फ़र्द से बनता है। हर फ़र्द को अपनी ज़ात में ख़ुद से ठीक होने की ज़रूरत है, तो ये सारी चीज़ें ख़ुद ब खुद ख़त्म भी हो जाएंगी। सर, आपसे बात हो रही थी तो भुट्टो साहब, पहले ज़माने में मोहल्ले में कोई किसी जो आप अपनी गली में भी किसी अपने इलाके के बड़े को देखते थे तो उसके सामने बच्चा सिगरेट नहीं पीता था या कोई और भी दूसरे लड़कों के साथ खड़े होने से भी कि बिल्कुल जिस तरह उसके अपने घर वाले मना करते थे, इस तरह वो उनकी रिस्पेक्ट वगैरह किया करता था। अच्छा, माँ बाप के बीच में भी फ़र्क इतना ज़्यादा होता था कि ऐसे केसेस भी कोड होते हैं कि आप अपने ही घर में अपनी ही बीवी के साथ दो साथ साथ कुर्सियों पे या एक चारपाई पे बैठ नहीं सकते अगर आपके अब्बा जी घर पे हैं तो। ठीक है, ये एक रिस्पेक्ट का और एक रोब भी होता था एक सारा। आज जरा मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। आज माँ बाप जो हैं वो बाप अपने बच्चों के साथ, छोटे से बच्चे के साथ या बड़े बच्चे के साथ, वो क्रिकेट भी खेलता है जाके, वो सिनेमा भी जाता है, वो उनके साथ एक फ्रेंड्स की तरह ज़िंदगी गुजारना चाहता है, क्योंकि इस तरह इस वक्त जो है वो शायद वक्त की डिमांड भी है। तो ऐसी सूरत हाल में बच्चों को क्या चीज़ ट्रेन करनी चाहिए, बच्चों को क्या चीज़ बतानी चाहिए? जब अगर फ्रेंडशिप है तो फिर खुल के आप बात करें उसके साथ कि आपके साथ कोई ऐसी बात हो, ऐसा कोई अगर आपको यहाँ कोई टच करे या सिर्फ माँ और बाप के अलावा कोई और कोई थर्ड पर्सन टच करे तो आपने चुप करके बताना है। बच्चे के अंदर ऐसा खौफ ना रहे कि वो कोई ऐसा वाक़या हो तो माँ बाप को बताने से डरता रहे। तो ये बैरियर कैसे ख़त्म किया जा सकता है, इस बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं बिल्कुल ज़बरदस्त आपने बात की। हमें जो रुकावटें हैं ना बच्चों के अंदर ज़्यादा ज़्यादा शऊर देने की ज़रूरत है। वो इस तरह के हमें किताब के अंदर खास कर जो नसाब है ना उसकी भी अंदर एक
कोई हमें डालना पड़ेगा कि सब्जेक्ट के जी यहाँ पे इस तरह का कोई बात हो, तो हमारे जो स्कूल के अंदर टीचर्स हैं उनको भी एक सब्जेक्ट के तौर पे ये बच्चों को पढ़ाना लाजमी होगा। जब तक हम बच्चों को प्राइमरी से ही पढ़ाना नहीं शुरू करेंगे इस तरह के सब्जेक्ट, तो फिर माँ बाप कितना भी समझाएं, हमें स्कूल सिस्टम से भी वहाँ पे भी ज़रूरत है। और वालिदैन तो यकीनन अब जिस तरह मीडिया का दौर है अपने बच्चों की केयर भी कर रहे हैं, उनकी देखभाल भी कर रहे हैं, मगर बहुत सारे ऐसे वालिदैन हैं जो अपनी मजदूरी में लगे होते हैं, अपने काम में लगे होते हैं, धंधों में लगे होते हैं, वो नहीं कर पाते। खास करके गरीब जो कच्ची आबादियाँ हैं वहाँ पे नहीं कर पाते। और बच्चे वहाँ पे भी ऐसे ऐसे बच्चे बाशऊर हो के बड़े आला मकाम पे पहुँचते हैं। तो ज़रूरत है कि हमें हमारा जो स्कूल का टीचर है ना, वो चाहे सरकारी स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, वो उस्ताद उस्तानी, उनको शऊर देने की ज़रूरत पड़ेगी। और बच्चों के लिए एक इस तरह का चार्ट भी अगर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में देखा जाए तो बहुत सारे ममालिक में इस तरह के बच्चों को शऊर देने की चार्ट उनके कमरों में लगे हुए कि जी इस चीज़ों से आपने बचना है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट्स हैं, तालीम दी जाती है। तो वहाँ पे अगर बहुत सारे ममालिक में तो बच्चों को ये तालीम दी जा रही है। यहाँ पे ऐसे जापान की बात करें तो वहाँ पे तो इतनी अच्छी तालीम दी जा रही है, इस सवाल से शऊर दिया जा रहा है, और यहाँ पे वो चीज़ें नहीं है हमारे यहाँ। ठीक है, यानी कि निसाब में कुछ थोड़ी एक चीज़ें ऐड करनी होंगी ताकि एक बड़े पैमाने पे बच्चों को तालीम दी जा सके। ठीक है, एक कॉलर हमारे साथ है, शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम, कैसे हैं फ़हीम भाई? याहिया बात कर रहा हूं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। याहिया भाई, आप ये बताइए कि आपके यहाँ अब तक आना शुरू हो गया? नहीं आना शुरू हुआ अभी। मैं तो लाइव स्ट्रीम पे देख रहा हूँ आपका प्रोग्राम, क्योंकि मुझे तो देखना होता है, फिर हम उसका कुछ अरेंजमेंट करेंगे। आप पहले तो आपके मौजूद मेहमान को सलाम। आपने जो फ़हीम आपने जो आज मौजू लेके आए ना, वो यकीनन आपने जो स्टेटिक्स ली है वो बड़ी अलार्मिंग स्टेटिक्स है, क्योंकि बढ़ते हुए वाकयात और ये छोटे छोटे बच्चों के साथ मतलब ये दरिंदगी के अलावा कुछ नहीं है। ये मेरे नज़र में एक जहनी बीमारी भी कह सकते हैं। लेकिन इससे निपटा कैसे जाए, बड़ी अपनी अच्छी बात की, क्योंकि मैं आपने जो बात की मैं यही बात ही कहना चाह रहा हूँ कि आजकल हम बच्चों के साथ फ्रेंडली हैं, क्योंकि बच्चे पहले तो माँ बाप के सामने बात नहीं कर पाते थे या इतने फ्रेंडली नहीं होते थे। अब तो हम हर किस्म की बैठ के मूवीज भी देखते हैं, फिल्में भी देख रहे होते हैं और प्रोग्राम भी देख रहे होते हैं। लेकिन जहां बात शऊर की और समझाने की आती है तो हम हेजिटेट करते हैं। ये टाइम है कि आप बच्चों से कम्युनिकेट करें, और जो हमारा माशरा, हमारा कल्चर है, उस हिसाब से आप बात भी कर सकते हैं, उनसे कम्युनिकेट भी कर सकते हैं एक डिसेंट अंदाज में। और बहुत जरूरी है, देखिए जो माँ बाप कन्वे कर सकता है ना, कोई भी नहीं कर सकते। उस्ताद भी कन्वे करते हैं, उस्ताद का अपना एक अंदाज होता है, वो एक अलग पहलू होता है। लेकिन ज्यादातर बच्चा घर में रहता है, स्कूल में तो फ़हीम भाई 2-4 घंटे के लिए जाता है ना, घर पे ज्यादा रहता है। तो माँ को चाहिए, बाप माँ को चाहिए बेटी को समझाए, बाप को चाहिए बेटे को समझाए, तो इस तरह चीज हो सकती है। लेकिन जो मेरा सवाल आपके गैस से जीना वो ये कि देखिए हमारे यहाँ जो इस किस्म के वाकयात होने के बाद शोर बहुत मचता है, बड़ी एक वो मचती है। लेकिन उस को कैफरे किरदार पहुंचाने के, इस वाकयात को रोकने के लिए जो एक गवर्नमेंट की तवज्जो वो बहुत कम होती है, क्योंकि वो एडॉकिज्म पे काम हो जाता है। लेकिन इसके लिए बड़ा पर्टिकुलर चाहिए। इसके लिए आपको जो बच्चे पकड़े जाए सिर्फ उनको सजा नहीं, उनकी जो साइकोलॉजी है उनको भी चेक करना चाहिए, उसके ऊपर काम करना चाहिए मेरे ख्याल में। थैंक यू। ठीक है, बहुत शुक्रिया। एक वक्फे का वक्त है, अगर साहब वापस आते हैं तो आपसे जो है ना आपकी तरफ बढ़ेंगे और आपसे जानेंगे कि आप इसका क्या हल बताते हैं वालिदैन को, कि हम किस तरह जो है वो अपने बच्चों को सिक्योर बना सकते हैं। एक वक्फे के बाद आप दोस्तों की खिदमत में फिर से हाजिर होंगे। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। और वक्फे से पहले हम हमीद भुट्टो साहब से बात कर रहे थे और हमारे साथ एक कॉलर मौजूद थे, याहिया साहब, उनसे बात हो रही थी। तो आगा अब्बास साहब, सर आप बताइए कि आप क्या समझते हैं कि ऐसी सूरत हाल में हम किस तरह हल कर सकते हैं, अपने बच्चों को सिक्योर कैसे बना सकते हैं? जो हंगामी बुनियादों पर जो वालिदैन को जो चीज़ें अपने बच्चों को बतानी हैं, ज़रा उस बारे में कुछ बताइएगा। देखिए, मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि बच्चों के लिए तहफ़्फ़ुज़
ये दीन का अहकामात में से हैं, और तहफ़्फ़ुज़ कौन देगा? माँ बाप देंगे। उनकी ज़िम्मेदारी है कि अपने बच्चों को तरबियत के साथ साथ तहफ़्फ़ुज़ भी फ़राहम करें। माँ बाप के बाद ये ज़िम्मेदारी हुकूमत वक्त की बनती है। अच्छा, हुकूमत वक्त जहाँ ये वाक़यात ऐसे हुए हैं उनको सज़ा सख्त से सख्त दी जाए ताकि ये वाक़यात आइंदा ना हो, और जल्द से जल्द दी जाए, और जल्द से जल्द दी जाए। अच्छा, ये भी दूसरी बहुत बड़ा बात यह है कि मसला वालिदैन को इन बातों का, इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना चाहिए। भुट्टो साहब ने जो बात कही थी कि जहाँ गरीब घराने हैं वहाँ पर ऐसे वाक़यात ज़्यादा हो रहे हैं, बाकसरत हो रहे हैं। तो ऐसे वाक़यात वहाँ पे क्यों हो रहे हैं? एक घर में 10 बच्चे हैं, सुबह जब होती है तो माँ बाप दरवाज़ा खोल देते हैं, बच्चों से कहते हैं बच्चों जाओ जाके सामने खेलो। वो अपने आप को भी रिलैक्स करना चाहते हैं। गुर्बत की वजह से ये वाक़यात होता है। उसमें क्या होता है, बड़े बच्चे तो स्कूल चले जाते हैं, छोटे बच्चे क्या करते हैं, वो सामने घर के सामने खेलते हैं। गली के अंदर अगर 5 साल का बच्चा आपका है तो गली के अंदर 7, 8, 10 साल का बच्चा उसका दोस्त भी होगा। माँ बाप को ये नज़र रखने की ज़रूरत है, मेरा बच्चा या मेरी बच्ची के उम्र से बड़े जो दोस्त हैं उनको अपने बच्चों को समझाएं, उनसे दोस्ती ना करें, क्योंकि जो मगर बालिग ये बच्चे फर्क 2, होंगे- 4, 5 साल का नहीं है, ये फर्क तो 15 से 20 साल का जी हाँ। फर्क है। 18 साल, 20 साल, 22 साल, अच्छा, 25 अब साल, आप खुद 30 साल बताइए। का एक मर्द एक बच्चे के साथ ज्यादती कर रहा है। अब आप बताइए कि अगर नाबालिग बच्चे का बालिग बच्चा दोस्त होगा तो क्या गुल खिलाएगा, वो क्या चीज़ें करेगा? वो तो बालिग है और वो नाबालिग बच्चा मासूम बच्चा है। तो माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों को समझाएं कि बेटे अपने उम्र से बड़े बच्चों से दोस्ती नहीं रखिए आप। ठीक है, ठीक है, एक तो बात ये बेहतरीन। हो गई। अच्छा, बच्चों को जहाँ बाहर लेके जाएं अपने साथ लेके जाएं, अपने साथ लेके आएँ। दुकानों पे भी अगर ज़्यादा छोटे बच्चे हैं दुकानों पे भी ना भेजें। थोड़ी सी जहमत खुद कर लें, थोड़ी सी तकलीफ़ खुद उठा लें बच्चे के साथ, या तो खुद जाएं अगर बच्चे की पसंद की चीज़ दिलानी है, वरना माँ बाप खुद जाके ला के दें। जब तक इस तरीके से रोकथाम माँ बाप नहीं करेंगे, बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगे, ये मामला नहीं रुकेगा। अच्छा, माँ बाप रिलैक्स होने के लिए बच्चों को गली के अंदर भेज देते हैं खेलने के लिए। मोहल्लों में तो छोटी छोटी गलियाँ होती हैं ना, और जहाँ पॉश एरिया वहाँ बड़े बड़े रोड होते हैं। पॉश एरिया में उसका बच्चा बाहर आन के नहीं खेलेगा, उनका तो अपना घर ही इतना बड़ा होता है कि वो घर के अंदर ही। अच्छा, बच्चों को ऐसी अशिया, ऐसे खिलौने मुहैया करें कि उनको बाहर जाने की भी ज़रूरत ना हो, बच्चे खुद तमीज़ से आराम से बच्चे उससे खेल। देखिए, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का कौल है कि बच्चा जितना ज़्यादा सरकश होगा, सरकश से मुराद बुरा नहीं, सरकश से मुराद जितना ज़्यादा शरारती होगा, जितनी ज़्यादा सरकशी करेगा, शरारतें करेगा, बच्चा उतना ज़्यादा ज़हीन होगा। सही अब है। आप बच्चे को डांट डपट के उसकी शरारतें ख़त्म करा दें, ये भी उसके साथ ज़्यादती उसकी है। ज़हानत से आप खेल रहे हैं। हाँ, हाँ, ज़्यादती सही। है ये भी। तो हमें बीच का रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे ख़ास तौर पे, एक पेरेंट्स को बच्चों को कैसे ट्रेन करना, उसे क्या बताना चाहिए? क्योंकि इस तरह के बहुत सारे वाक़यात होते हैं, बच्चों के साथ ज़्यादती हुई, वो अपने माँ बाप को बता ही नहीं पाते। अब उन्हें ना बताने की वजह से हो सकता है वो बंदा बार बार उसे तंग कर रहा हो, बार बार ज़्यादती कर रहा हो उसके साथ। देखिए, बहुत ही अच्छे और शुगर कोटेड अल्फाज जी, में जी। माँ बाप को अपने बच्चों क्योंकि को, हमें वो बात करनी है जो बच्चों को हम बता सकें। हाँ, बच्चों को सिखाना चाहिए जी। कि बेटा ये इस टाइप की चीज़ें होती हैं। जब आप बुलूगत की एज को पहुँचेंगे तो आपको ये सब चीज़ें और खुल के बताई जाएंगी, लेकिन अभी थोड़ा बहुत आपको इस तरीके से हम बताते हैं। इस तरीके से बैड टच और गुड टच क्या होता है ये सिखाना चाहिए बच्चों को, और बच्चों को रिएक्ट करने का तरीका बताना चाहिए कि बेटा आपको रिएक्ट कैसे करना है। रिएक्ट ऐसे भी ना करें कि आपकी तजलील भी ना हो और आपकी बात हम सुने, हम आप हान के हमें बताएं। आप ऐसे को ना बताएं, रिएक्ट उसके सामने कर रहे हैं आप, जो कि उसकी तजलील हो रही है, वो मुश्किल में फंस रहा है, वो तो गला दबा के मार देगा। वहाँ रिएक्ट नहीं करना, माँ बाप को आन के खामोशी से बताना है, माँ बाप ने रिएक्ट फिर उठाना है, मगर आवाज़ जैसे उठानी कि है। ऐसा कोई अगर बैड टच करे तो फौरन आपने शोर करना है नहीं, वहाँ शोर पे। तो करना है, वहाँ हाँ, शोर करना ना, है, घर आके पेरेंट्स को बताना है फिर उसके बाद। पेरेंट्स को बताना है, वहाँ शोर करना है, लेकिन इस टाइप की चीज़ें करनी है कि जान का तहफ़्फ़ुज़ भी हो। बच्चे ये गलती भी ना करें ना, वो इस तरह का शोर भी ना करें कि जान से ही मार दे वो, है ना। ये भी तो बच्चों को, बहुत बच्चे तो मासूम होते हैं, बच्चे तो खुदावंद फितरत पे, खुदावंद की फितरत पे हैं, बच्चे मासूम हैं, उसको हमें बच्चों को शऊर देने की ज़रूरत है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जो लोग इस टाइप के गुनाहों में फंसे हुए हैं, बहुत से लोग निकलना चाहते हैं, लेकिन उनकी फितरत में शामिल होता है ना, उनकी जिनसियत में शामिल होता है। आक़ाए बहजत के पास, हमारे बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे हैं, आक़ाए बहजत के पास एक शख्स आया, कहने लगा मैं गुनाहों से अपने आप को रोकना चाहता हूँ लेकिन रुक नहीं पाता, आप मुझे कोई ऐसा विर्द बताएं, कोई ऐसी दुआ बताएं, कोई ऐसा नुस्खा बताएं कि मैं गुनाहों से अपने आप को रोक लूँ। उन्होंने कहा कि तुम निदामत महसूस करते हो? उसने कहा हाँ, मैं निदामत गुनाह करने के बाद महसूस करता हूँ।
तो उन्होंने कहा कि तुम्हें चाहिए कि जब भी गुनाह तुमसे सरजद हो जाए तुम तौबा इस्तग़फ़ार बाकसरत करो, फिर अगर गुनाह सरजद होता है तो फिर तौबा इस्तग़फ़ार करो। उसने ऐसे ही करता गया। एक वक्त आया कि उसने गुनाहों से हकीकतन तौबा कर ली। ये क्या हुआ, उन्होंने खुदा से, अल्लाह से राब्ता उसका टूटने नहीं दिया। राब्ता उसने अल्लाह से अपना जोड़ के रखा, वो गुनाहों से तौबा करता गया। एक और वक्त अल्लाह आया, से राब्ता तो वैसे भी था, जब उसमें नदामत का एक जब आंसर था तो उसका मतलब था कि राब्ता तो नहीं, था, टूटा नहीं था वो। तौबा इस्तग़फ़ार की वजह से वो परवरदिगार के मजबूत आगे हो गया। मजबूत होता रहा। थैंक यू सो मच आगा साहब, आप तशरीफ़ लाए। थैंक यू सो मच हमीद साहब। मेहरबानी फ़हीम भाई। दोस्तों, एक वक्फे का वक्त है। जिस मौजू पर हमने बात की, कोशिश की कि इसके ऊपर बात की जाए, इस पर बहुत ज़रूरी है बात करना। अगर हम भी बात नहीं करेंगे तो ये मसाइल और बढ़ते जाएंगे। इसे आपको भी बात करना है, अपने इर्द गिर्द जो आपके जो अजीज़ जो पेरेंट्स हैं उनको भी, उनसे बात करना है, बच्चों से बात करना है। आपने ये चीज़ बच्चों को समझानी है अगर हम उन्हें जिनसी तौर पे महफूज रखना चाहते हैं। तो एक वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, वक्फे से वापस आएंगे तो हमारे साथ एक और मेहमान होंगे और एक अलग मौजू पर बात होगी। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम दाखिल हो चुके हैं और यहाँ हम एक अहम मौजू पे बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हर शख्स की ये ख्वाहिश होती है कि वो मुआशी तौर पे खुशहाल हो और वो अपने लिए एक अच्छी ज़िंदगी गुजार के जाए और अपने बाद अपने आने वाली नस्लों के लिए भी कुछ ना कुछ खुशहाली के आसार छोड़ के जाए और कुछ ऐसी प्रॉपर्टी या मतलब ऐसी जायदाद वो उसके पास हो और जिससे उसकी आने वाली नस्लें भी मुस्तफ़ीद हो सकें। आज भी जो लोग माशी तौर पे बहुत खुशहाल हैं, बड़े बड़े कारोबार वाले या अच्छे बड़े बड़े मतलब बिज़नेस या जायदाद वाले लोग, उनके पीछे किसी न किसी एक ऐसे शख्स का हाथ है जिसने कभी ना कभी प्रॉपर्टी ली और कुछ ऐसी कोई ज़मीन या कोई ऐसी बिल्डिंग या कुछ एक घर वो छोड़ के चला गया और वक्त के साथ साथ उनकी कीमतें बढ़ी और आज वो एक अच्छे और बड़ी एक मेयार की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो प्रॉपर्टी का जो बिज़नेस है, इसने हमेशा लोगों की जो खुशहाली है उसमें अपना काम दिखाया है और प्रॉपर्टी का बिज़नेस जो है हमेशा से बड़ा मुनाफा बख्श बिज़नेस साबित हुआ है। इस वक्त जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे पाकिस्तान में जो कारोबार की सूरत हाल है उसमें काफ़ी ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। आपका कारोबार खा वो किसी भी नौइयत का है, उसमें वो पहले जैसी वो जो एक बहार थी वो नहीं है और इस वक्त जो है वो कारोबार करने वाले सारे ही लोग कहीं ना कहीं थोड़े से मुतासिर नज़र आते हैं, जिसमें बढ़ती हुई महंगाई भी है, डॉलर की कीमतें भी हैं, इन्वेस्टमेंट करने के लिहाज से भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप सोच के फिर आप उसमें हाथ डालते हैं। तो जहाँ बाकी सारे कारोबार मुतासिर हुए हैं, वहाँ प्रॉपर्टी का और रियल एस्टेट का जो बिज़नेस है ये भी काफ़ी हद तक मुतासिर हुआ है। तो आज हम रियल एस्टेट के हवाले से बात करेंगे। हमारे जो शो का जो मौजू है वो है अपना घर हम सब का ख्वाब। ये है हमारा आज का मौजू। मगर प्रॉपर्टी में वो लोग जो बिज़नेस करना चाहते हैं, जो इन्वेस्ट करते थे, जिनका बिज़नेस ही सिर्फ इन्वेस्टमेंट था और उसके जो प्रॉफिट से अपना सारे मामला चल रहे थे, वो किस हद तक मुतासिर हुए हैं और इस शोबे से जुड़े हुए लोग जो इसमें काम करते हैं, रियल एस्टेट बिज़नेस में, रियल एस्टेट इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग जो हैं वो किस हद तक मुतासिर हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। हुकूमत की नई पॉलिसीज़ जो हैं वो कितनी फ्रेंडली हैं और हुकूमत को ऐसी कौन सी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए कि वो रियल एस्टेट इंडस्ट्री से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तो मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं ये रियल एस्टेट कंसल्टेंट हैं उबैद खलील साहब। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो प्रॉपर्टी के क्या हालात चल रहे हैं? कोई क्या यहाँ भी तो लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है बाकी कारोबारों की तरह, या ये बिल्कुल सिक्योर एंड सेफ है? नहीं, खैर
अपना देखिए, जहाँ तक मैंने आपसे ये पहले भी इस मामले में बात हुई थी कि प्रॉपर्टी अल्हम्दुलिल्लाह एक सेफ बिज़नेस है। ठीक है। तो लेकिन चूँकि Investments कम जो हुई हैं। इन्वेस्टमेंट इस वजह से जो कम हुई कि बीच में जो हालात पैदा हुए कि जो एक एतमाद की फ़ज़ा जो होती है, जिस तरीके से कोई भी स्कीम लाई जाती है, कोई भी प्रोजेक्ट लाया जाता है, जिस तरीके से मैं मिसाल दूंगा कि बहरिया टाउन की आप मिसाल ले लें, लोगों ने लाखों अरबों करोड़ों रुपए वहाँ पे इन्वेस्ट किया, जी हाँ। लेकिन चूँकि वो आपको अंदाज़ा है कि फिर एक मामला इस वक्त ये पोजीशन है कि वो एक लोगों की जो एतमाद की फ़ज़ा थी, वो क्रेडिबिलिटी जो एक भी इदारे की थी, वो शेक हो गई। अच्छा, वो सारे परेशान हैं कि हमारा प्लॉट है वहाँ पे, हम क्या करें, हमारा घर है, हम क्या करें, अब हमारे उसकी प्राइसेस गिर गई हैं। बिल्कुल वो मतलब एक सर, 100 रुपए की चीज़ थी, वो 70 रुपए की हो गई है, 60 रुपए की हो गई है बिल्कुल, अगर, तो वो तो बिल्कुल। परेशान हो गए कि हमने पैसे लगाए हुए हैं। देख- फिर एक ये दुख अलग कि इसकी तो मुझे इतनी ऑफर आ रही थी, वो तो मैंने उस वक्त बेचा नहीं, अब तो 50 लाख कम हो गए, उसके बिल्कुल, 40 लाख बिल्कुल, कम हो गए, तो ये भी एक बहुत बड़ी टेंशन है। बिल्कुल बिल्कुल। असल चीज़ यही है कि देखें ना, जो भी एक आम से आदमी की अगर मिसाल ली जाए, मैं या आप या XYZ कोई भी आदमी होगा, अगर हम एक किसी भी इदारे के ऊपर कोई भी एक प्राइवेट जो कंपनी होती है उस पर ट्रस्ट करते हैं, कोई चीज़ लेते हैं, उसके बाद जब इस तरह के मामलात आ जाते हैं कि जी इसमें ये मसाइल हैं, इसमें ये मसाइल हैं, और उस वक्त एकदम से मामला जो है एक शेक हो जाता है, और मतलब जो आदमी की तमाम जमा पूंजी होती है, उसने उसमें इन्वेस्ट किया हुआ होता है, वो लगाया हुआ होता है, और उसके बाद जो इदारों की मामलात चल जाते हैं और ज़मीनों पे मसले निकल आते हैं, मतलब उसमें ये कि एक आम आदमी जो है इस वक्त जो है वो बेचैनी का मतलब उसमें शिकार है कि भाई अब मैं किस तरीके से अपना जो फाइनेंस है वो किस जगह इन्वेस्ट करूं, किस तरह किसी पर ट्रस्ट करूं। इस चीज़ को देखें ना, एक मैनेज करना चाहिए। एक ठीक है, ये जो सूरत हाल सारी पैदा हुई है इस तरह की, मतलब आपकी बात से ये वाज़े हो रहा है कि जो इस वक्त रियल एस्टेट के जो हालात हैं वो ठीक नहीं है, लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स अपनी करना रोक दी हैं, सेल परचेज कम हुई हुई है। बिल्कुल, और बिल्कुल। ये किसी भी कामयाब इंसान की, कोई भी इंसान अपने शोबे में अगर कामयाब होता है ना, तो उसका पहला जो स्टेप होता है वो कहता है कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी ले लो। बिल्कुल सही बात। तो अब देखें ना, प्रॉपर्टी किस तरह साथ जुड़ी हुई है आप लोगों के, लोगों की खुशहालियों के साथ और ज़िंदगी की प्लानिंग के साथ। बिल्कुल सही तो बात। अब ये सारा निज़ाम अगर डिस्टर्ब हुआ है तो इसकी वजह क्या है, ये किस वजह से इस वक्त जो है वो प्रॉपर्टी के हालात वगैरह वो ख़राब हुए? देखिए, इसकी जो मेन वजह है कि इस वक्त जो मामलात, एक तो बहुत ज़्यादा जो है ना कि टैक्सेस बहुत ज़्यादा हो गए, टैक्सेस ज़्यादा हो गए। जी हाँ, और दूसरा अपना ये है ना कि मेन जो एक्सट्रीम मेन जो मामलात होते हैं, देखिए एक इस वक्त जो हालात के जो हालात जो मुल्की हालात हैं, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके सामने माशरत के हालात आप देख रहे हैं, तो उसी हिसाब से एक आदमी जो है ना, जब हालात अच्छे होते हैं तो चीज़ें भी ज़ाहिर सी बात है फाइनेंसिंग भी की जाती है, और लोग ट्रस्ट भी करते हैं और पैसा फाइनेंस भी करते हैं। ठीक है सर, एक वक्फे का वक्त है, वक्फे से वापस आते हैं, तो ये बताइएगा कि हालात जो हैं वो ख़राब हुए हैं, तो एक्चुअली वो कौन सी चीज़ें ख़राब हुई हैं जिसकी वजह से प्रॉपर्टी के ऊपर डायरेक्टली असर पड़ता है? प्रॉपर्टी बिजनेस जो है, रियल एस्टेट के बिज़नेस पे हालात में से ऐसी कौन सी चीज़ें आप वो पैदा हो जाती हैं कि वो सारे मामलात ख़राब हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं वो बिज़नेस की और वो कारोबार की सूरत हाल? इस हवाले से बात करेंगे। एक छोटे से वक्फे का वक्त है, कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। जी दोस्तों, एक वक्फे के बाद हम फिर से आप दोस्तों की खिदमत में वापस आ चुके हैं, और आज हम बात कर रहे हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री के हवाले से कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री को कितना नुकसान पहुंचा है इस मौजूदा हालात में। तो उबैद साहब, आप बात कर रहे थे, अच्छा ऐसी वो कौन सी चीज़ें होती हैं मतलब जिनसे जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में वो प्राइसेस कम हो जाती हैं, और ऐसे जो इन्वेस्टमेंट्स जो होती हैं, मज़ीद इन्वेस्टमेंट्स जो पाकिस्तान से बाहर के लोग जो कर रहे होते हैं, या पाकिस्तान के लोग जो हैं वो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होते हैं, वो अचानक रुक जाते हैं, जैसी कि मेरा ख़ैर मौजूद अभी इस वक्त जो है वो कुछ सूरत हाल ऐसी पैदा हुई भी है जहाँ तक मुझे लगता है। तो बाकी आप ज़रा अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन दीजिएगा। देखें, मैं माशाल्लाह आपको 18 साल से इस मार्केट में मैं काम कर रहा हूँ, और ये मैं आपको एक बहुत अहम बात बताऊँ कि जिस वक्त ये
मामला होता है और ये बेस्ट टाइम होता है मार्केट डाउन इन्वेस्टमेंट होती है का। ज़रा। जिस वक्त मार्केट डाउन होती है या जिस वक्त भी कोई भी मामला इस प्रॉपर्टी के ऊपर आता है, तो ये फाइनेंसर के लिए बेस्ट टाइम होता है ऑफ परचेजिंग। इस अच्छा। वक्त तो बिल्कुल, इस वक्त जो है आप बहुत ही चीप रेट के ऊपर प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं, अपनी पसंद की चीज़ ले सकते हैं, अपने रेंज में ले सकते हैं। देखें, यही टाइम होता है जिस वक्त परचेजिंग की जाती है। अच्छा जी। अच्छा, वैसे तो प्रॉपर्टी पे बड़ा कम वक्त आता है कि जब कीमतें रुक बिल्कुल। जाती हैं या कम होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वरना हमारा तो एक्सपीरियंस ये रहा है कि हमेशा से प्रॉपर्टी की कीमतें ऊपर ही गई हैं और ऊपर ही जाती हैं। हाँ सही है। लेकिन जब ये मामला है, मेरा तो मतलब ये है कि एक्सपीरियंस है कि उस वक्त जितनी परचेजिंग आप कर सकते हैं, जितना पैसा आप लगा सकते हैं, आप 4 लाख लगा सकते हैं, आप 5 लाख लगा सकते हैं, आपके 10 लाख या आगे 50 लाख या कोई एक, हर तरह की प्रॉपर्टी अवेलेबल है। 4-5 लाख में भी प्रॉपर्टी अवेलेबल है 4-5 लाख में भी अवेलेबल है, शहरों में? बिल्कुल शहरों में। तो लेकिन उसमें यह है कि शहरों की कुछ स्कीमें ऐसी हैं जिस तरीके से उसमें अभी स्लीपिंग इन्वेस्टमेंट है, यानी कि वो आप उसमें रह नहीं सकते हैं। एक प्लॉट आपने स्लीपिंग ले लिया, लेके रख लिया। लेकिन अलाइव इन्वेस्टमेंट जो है वो तो फिर बहुत ज़्यादा है, वो तकरीबन स्टार्टिंग 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख से स्टार्ट हो रही है। लेकिन ये बेहतरीन टाइम परचेजिंग का है। ठीक है। अच्छा, बहरिया टाउन के बारे में आप बात कर रहे थे। देखिए, तो बहरिया बहरिया टाउन पे जो इस वक्त सूरत हाल पैदा हुई है, मतलब जो वहाँ पे जो प्राइसेस लो हुई हैं और लोगों के अंदर एक फ़िक्र पैदा हुई है कि अब क्या होगा, तो क्या ये पूरे पाकिस्तान में जितने भी प्रॉपर्टी के जो सेक्टर्स हैं उन सबके साथ ऐसे मामला है या सिर्फ बहरिया टाउन के साथ नहीं, ही है देखें ये? जी, बहरिया टाउन से पूरे पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं है। अगर बहरिया टाउन के अंदर मार्केट का नीचे आई है, रेट नीचे आया है, कुछ मसाइल पैदा हुए हैं, कुछ ज़मीनों के मसले हैं, देखें ये तो रियलाइज़ करना था, ये रियलाइज़ होना था। अच्छा, और होना था। जी हाँ, बिल्कुल। और ये बहरिया टाउन से कोई पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ना। इसके अलावा बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत से स्कीमें हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और जहाँ पर लेना चाहिए। गवर्नमेंट की जो स्कीमें हैं जिसमें मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया था कि जी, उसके वो हॉक्स पे वाली हॉक्स बे के साइड हवाले पे से थी। मैंने जिक्र किया था। MDA स्कीम 1 मलीर के अंदर है, उसके हवाले से मैं भी आपको बता रहा हूँ कि उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये नहीं आप समझें कि अगर बहरिया टाउन के अंदर कुछ रेट नीचे आ गया तो समझें कि जी इसका ताल्लुक पूरे मुल्क से, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है बिल्कुल। मगर उस ठीक है, एक बड़ी तादाद में वो वहाँ पे इन्वेस्टर्स थे। बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि बहरिया जैसे फ़ायदा नहीं हुआ। बहरिया टाउन जैसी सोसाइटी से आपके मुल्क में एक बड़ी तादाद में लोगों ने पैसा कमाया भी है। बिल्कुल जिन्होंने कमाया। कभी करोड़ नहीं देखा था, उन्होंने बिल्कुल। करोड़ देखा भी है। सही है ना? बिल्कुल। तो वो इस हवाले से जो है वो काफ़ी फ्रूटफुल भी रहा है लोगों के लिए। मगर ऊंच नीच तो होती है कारोबार में, तो बिल्कुल। जहाँ नफ़ा होता है वहाँ नुकसान का भी खदशा उतना तो होता ही है। बिल्कुल। रियल एस्टेट में सबसे कम है। देखें, असल लोगों को ये समझना चाहिए कि रियल एस्टेट का जो मकसद है, रियल एस्टेट के जो मतलब आपने जो भी प्रॉपर्टी ख़रीदनी है उसके आप हकीकी ओनर हों। हकीकी ऑनर क्या होता है? हकीकी ओनर यानी कि आप उसके होलसेल उसका एक मालिक आपके हो। पास मतलब ओनरशिप हो। अच्छा। ठीक है ना कि आपको कुछ ऐसी चीज़ दे दी जाए कि जिसमें आपके इदारे के साथ कोई लिंक है और आप एक बिल्कुल अच्छा। हाँ, आप जो है ना, जैसे मैंने आपको कहा था कि जैसे पगड़ी वाला निज़ाम पहले चला जी करते जी थे। जी 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 जी। तो जो भी माफ़ी चाहता हूँ, बात काट रहा हूँ आपकी। जैसे ये सोसाइटीज़ वाले होते हैं, जी हाँ, तो सोसाइटी में जब कोई चीज़ खरीदी जाती है तो वो तो सोसाइटी के साथ नहीं होता, उसका सोसाइटी के साथ भी लिंक होता है, डॉक्यूमेंट्स उसके लेकिन लिए होते उसकी हैं। बाकायदा लीज़ दी जाती है, ट्रांसफ़र किया जाता है। ट्रांसफ़र करने के बाद बाकायदा आपको उसकी लीज़ दी जाती है। कुछ प्लॉट वैसे लीज़ होते हैं तो उसके अच्छा। बाद सेल की जाती है। उसके बाद यानी कि वो आपको हकीकी ओनरशिप उसकी दी जाती अच्छा, है। हकीकी हाँ, ऑनरशिप मिलती है बिल्कुल, उसकी। हकीकी। ठीक है, आपने पिछली दफ़ा बताया था कम इन्वेस्टमेंट्स के लिए कि आप हॉक्स पे कौन सी सोसाइटी, LDA LDA सोसाइटी में, वहाँ पे एक बड़े कम दाम पे एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और आपने कहा कि वो स्लीपिंग इन्वेस्टमेंट है। आप 2 लाख, 2.5 लाख, 4 लाख से लेके आप 10-20 लाख जितना भी है, आप लाइफ टाइम के लिए वहाँ पे बिल्कुल। वो चीज़ ख़रीद सकते हैं। वो इन लॉन्ग रन में, फ्यूचर में आपको बहुत बड़े बड़े बेनिफिट्स दे सकती है। बड़ी अच्छी जगह। ठीक है, देखें, अभी आपने बताया मलीर के पास। जी हाँ, मलीर
तो कराची में एक जी हाँ। अच्छी सिक्योर जगह है और एयरपोर्ट के करीब भी है। बिल्कुल। तो यहाँ पे ये जो आप बता रहे हैं प्रोजेक्ट, ये रहायशी प्रोजेक्ट हैं, अच्छा, ये क्या ये है? मैं आपको बताऊं कि ये जो MDA स्कीम 1 है, ये इस मलीर के अंदर नहीं है, जो शहर के अंदर है। ये नेशनल हाईवे के ऊपर वाक़ है, ठीक है। लिंक रोड के ऊपर। और ये भी जिस तरीके से हॉक्स बे की मैंने आपसे बात की थी कि यहाँ पर लोग परचेजिंग करें, इस वक्त 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख के नॉर्मल प्लाट मिल जाते हैं। ठीक है। यही अमाउंट इसी के अंदर मलीर जो स्कीम है MDA 1 के अंदर भी यही तकरीबन रेट है, क्योंकि अभी स्लीपिंग इन्वेस्टमेंट है, अभी ओपन लैंड है। लेकिन ये 2 स्कीमें ऐसी हैं कि इसके अंदर आप फाइनेंसिंग ईज़िली कर सकते हैं, नॉर्मल पैसों में कर सकते हैं, और आपको इसकी बाकायदा ओनरशिप आपको मिल जाती है। गवर्नमेंट की स्कीमें हैं और सेफ़ इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, सही हो गया। मुझे ज़रा इन्वेस्टमेंट के हवाले से बताइएगा कि जो लोग इस वक्त अपनी प्रॉपर्टीज़ सेल करना चाहते हैं, तो उन्हें प्रॉपर्टीज़ सेल करना चाहिए इस गर्ज से, अगर वो कर रहे हों कि नहीं प्राइसेस और गिर रही हैं तो मैं और नुकसान नहीं बर्दाश्त करना चाहता, मैं बेच रहा हूँ, तो क्या ऐसे मौके पे उन्हें बेचना चाहिए? देखें, इसमें फ़ाद भाई असल में देखें, प्रॉपर्टी जो लोग कुछ लोग तो प्रॉपर्टी ज़रूरत के लिए लेते हैं कि जी हमारी ज़रूरत है, हमने रहना है, अपने बच्चे के लिए रहना है। मतलब जिसकी ये नीड होती है, जिसकी ज़रूरत होती है, वो तो एक अलग बात है। वो लेकिन तो अच्छे हों बुरे हों उससे तो नहीं बेचनी, उससे तो रहना है उसमें। बिल्कुल। और लेकिन जो लोग एज ए इन्वेस्टमेंट लेते हैं, तो उस वक्त अगर उनको उससे अच्छी अगर कोई इन्वेस्टमेंट कहीं मिल रही होती है या कहीं कुछ चेंज करना होता है, कोई फर्दर अपॉर्चुनिटी होती है, तो वो फिर उसको सेल कर लेते हैं, सेल करके आगे ले लेते हैं। तो उसमें कि ये तो एक इंसान की नीड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जिस वक्त भी जो भी मौका, जो भी हालात हो, लेकिन इस वक्त सिनेरियो सेल करने का नहीं है, परचेज़ करने का। है। ठीक है। अच्छा, जो लोग अब घर बनाना चाहते हैं किसी सोसाइटी में या मतलब किसी आबादी में, किसी मोहल्ले में जहां वो रह रहे हैं, वहां अगर ख़रीदारी करना चाहते हैं, तो वहाँ भी क्या उन्हें कम प्राइसेस पे कुछ मिलेगा? कोई रेट्स डाउन हुए हैं या उधर पहले वाले रेट्स पे ही चीज़ें आज भी मुयसर? नहीं, खैर अगर इसके अंदर आप रहायशी आबादियों के अंदर अगर जाते हैं, तो फिर एक जगह मैं सजेस्ट करूंगा कि देखें, जो पोश एरियाज़ हैं वो तो काफ़ी महंगे हो चुके हैं। फिर आप ग्रीन लाइन का मंसूबा भी बन रहा है, जिसकी वजह से आपका सुरजानी टाउन जो है वो शहर के साथ लिंक हो जाएगा। वो भी महंगा हो रहा है? जी हाँ, वो भी महंगा हो रहा है। तो वो एक जगह भी ऐसी है कि जो लो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जिनकी कम रेंज है, तो वहाँ पर वो परचेजिंग कर लें और परचेजिंग कर सकते हैं, परचेजिंग करना चाहिए। किस हिसाब से वैसे मिल रहा है वहाँ पे? वहाँ पर इस वक्त अराउंड जो है 20-25 प्लस है। 20-25 लाख में प्लस मिल प्लस में क्या अपार्टमेंट? ओपन प्लॉट भी मिल जाता है। कितना? 250 गज का, 125 गज का? नहीं, तकरीबन 120 गज। 120 गज। हाँ, ठीक है। अच्छा सर, एक वक्फे का वक्त है, वक्फे की तरफ बढ़ते हैं। वक्फे से वापस आते हैं तो जरा आपसे ये मुफीद मालूमात हम हासिल करेंगे। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास। हमारे साथ उबैद खलील साहब मौजूद हैं, रियल एस्टेट कंसल्टेंट हैं और इनसे रियल एस्टेट के हवाले से ही बातचीत का सिलसिला जारी है। अच्छा सर, ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद ये रियल एस्टेट इंडस्ट्री पे क्या असरात आए हैं? सर माशाल्लाह, ये जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया है, जिसका काफ़ी अरसे से रियल एस्टेट इंडस्ट्री को, बिल्डर्स को, डेवलपर्स को इंतज़ार था। अच्छा, इंतज़ार था? जी हाँ। देखें, कराची, फैसला क्या आया है ये भी बता दीजिए। मैं आपको बताता हूँ। देखें, कराची अब वो शहर है जो पाकिस्तान का माशी हब भी है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर भी है। ठीक है। और यहाँ पर वैसे आपका अगर दुनिया आप घूमें देखें, जो बिल्डिंग्स होती हैं या जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, आपने सुना होगा कि दुबई के अंदर फ़लानी बहुत बड़ी ऊंची बिल्डिंग बन रही है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है, दुनिया की हाईएस्ट बिल्डिंग बन रही है। कोई न्यूज़ होती है उसमें? कि इमारतें जो होती हैं किसी भी
शहर का वो हुस्न होती है। तो हमारे यहाँ उस हुस्न को मान कर दिया गया था। डेवलपर्स बिल्डर्स जो है वो जो भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो ज़ाहिर सी बात है वो एक बिज़नेस इन्फ्लुएंस तो ज़रूर होता है, लेकिन ये कि उसका एक गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होता है, आवाम को भी फ़ायदा होता है, पब्लिक को भी फ़ायदा होता है, बिल्डर्स को भी फ़ायदा होता है। एक एज अ बिज़नेस वो मामला है। अच्छा, उसके अंदर देखें कराची के अंदर हाई राइज़ बिल्डिंग ऑलरेडी बनी हुई हैं, कोई 30 मंजिला, कोई 20 मंजिला, कोई 15 मंजिला। जब सिटी नाज़िम मुस्तफ़ा कमाल का टाइम था, उस वक्त ये मामला किया गया था कि कराची के अंदर चूँकि पार्किंग का बहुत ज़्यादा मसला खड़ा हो गया था, जिसकी वजह से सदर के अंदर पार्किंग प्लाज़ा बनाया गया और तमाम बिल्डर्स को ये बाउंड किया गया कि भाई आप जो भी प्रोजेक्ट बनाएंगे उसके अंदर 2 या 3 फ्लोर पार्किंग देंगे, उसके अलावा आपको SBCA जो है इसकी एक्स्ट्रा 3 फ्लोर 4 फ्लोर आपको ऊपर दे देगा। ये मामला बड़ा अच्छा चलता रहा और आप प्रोजेक्ट्स देखें कि हर प्रोजेक्ट के अंदर 2 या 3 फ्लोर के ऊपर पार्किंग दे दी गई और 2-3 फ्लोर ऊपर ले लिए गए। अच्छा, उसके बाद फिर एकदम ये मामला आ गया कि जी पानी वाला जो मसला पैदा हो गया, उसके ऊपर ये सिलसिला शुरू हुआ कि जी वो हाई राइज़ के ऊपर बैन लगा दिया गया और तमाम जो बिल्डर्स थे, तमाम जो लोग जो इससे वाबस्ता थे वो मुतासिर हुए और जो प्रोजेक्ट पासिंग पे जाने थे या जो प्रोजेक्ट पहले लॉन्च करने थे वो सब रोक दिए गए। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत खुशाइन बात है कि ये दोबारा से सिलसिला स्टार्ट हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा फ़ैसला दिया। रियल एस्टेट बिल्डर्स इंडस्ट्री जो है अब अपने पाँव पर खड़ी होगी इंशाल्लाह, और खड़ी हो रही है। और जो प्रोजेक्ट्स आएंगे वो मल्टी स्टोरी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और उसके अंदर बाकायदा 2 फ्लोर्स का पार्किंग का भी मामला रखा जा रहा है। और अब ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा से स्टार्ट होगा और ये एक इलाके की, एक माशरे की खूबसूरती भी है और एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी बिल्डर्स के लिए भी कोर्ट की तरफ से बेहतरीन फ़ैसला किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह इससे इस इंडस्ट्री को बहुत तक़वियत मिली और बहुत प्रॉफिटेबल मामला जो है ये इंडस्ट्री के लिए हुआ है। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, अब ये बताइए कि अगर किसी की सारी ज़िंदगी की जमा की हुई रकम है, सरमाया है उसका, वो अपना घर लेना चाहता है कोई, तो उसे घर लेते वक्त किन चीज़ों को जहन में रखना चाहिए और कि मतलब ऐसी वो कौन सी चीज़ें हैं जो उसके जहन में हों और वो आने वाले वक्त में मसाइल से बच सकता है। जिस तरह बहुत सारे लोगों के घर तोड़े गए हैं रास्ते में, फिर वो कुछ ऐसे दफातर और कमर्शियल जगह थी कि वो अब आके गवर्नमेंट ने कहा हेलो भाई आपने किस चक्कर में कमर्शियल खोला हुआ है, तो रेजिडेंशियल प्लॉट था। बिल्कुल। और इस तरह की चीज़ें जो है उन पर कैसे कंट्रोल किया जाना चाहिए? देखिए, ये तो अव्वल तो ये है कि इस तरह की वायलेशन होनी ही नहीं चाहिए थी। जो इदारे थे उनको इस तरह से लोगों को आज़ादी देनी नहीं चाहिए थी कि वो रिहायशी चीज़ को कमर्शियल पे इस्तेमाल करें, गवर्नमेंट की जगह पर या किसी प्राइवेट खाली जगह के ऊपर कब्ज़ा करें और वहाँ पर कंस्ट्रक्शन करें। ये तो होना नहीं चाहिए था। अव्वल जो हो गया, लेकिन अब ये कि इसको वो रिमूव हो रहा है, वो रिमूव होना चाहिए। और दूसरा ये है कि जो रिहायशी जगहें कमर्शियल यूज़ की गई तो उससे बहुत सारी चीज़ें मुतासिर हुई, ट्रैफिक मुतासिर हुआ, उससे जो है ना इस तरह ऐसी जगहों पे कमर्शियल कर दिए गए जहाँ पे मसाइल बने। और अगर वो जगह कमर्शियल ही होनी थी तो वो फिर रेजिडेंशियल क्यों रखी जाती। सही है। तो ये एक मैं तो समझता हूँ कि अच्छी और खुशाइन बात है कि इदारे उसको जो ना अपनी असल जगह पर वापस लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो अभी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जो होती है वो कैसे वेरिफिकेशन करनी चाहिए, क्या होना चाहिए, किस चीज़ को सबसे पहले देखना चाहिए? जिस शख्स ने पहली दफ़ा घर लिया उसे तो नहीं पता, उसे तो जो एक रियल एस्टेट एजेंट कहेगा या जो बेचने वाला जो है वो जो कहेगा कि जनाब ये सारे डॉक्यूमेंट्स है वो रख के ले लेगा। बिल्कुल ऐसा है। इसके लिए सबसे पहले ये है कि आप कोई चीज़ डायरेक्ट परचेज़ ना करें। अच्छा। और जी हाँ, एजेंट को बीच में इन्वॉल्व करें, भी रियल एस्टेट किसी भी स्टेट एजेंट को बीच में इन्वॉल्व करें। ठीक है। और उसके बाद उसको भी ये चाहिए एजेंट बेशक चूना लगा दे।
अच्छा नहीं, स्टेट एजेंट चूना नहीं नहीं लगाएंगे। वो अपनी उसे कमीशन चाहिए होती है, फीस बिल्कुल। चाहिए होती है। अगर आपका मामला सारा क्लियर है तो बात भी कर सकते हैं कि देखो ये तो ज़्यादा काम नहीं है, सिर्फ जो है ना वो ये मामला करवाना है, इसके इतने पैसे दूंगा मैं बिल्कुल, थोड़े बहुत, तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। तो उसमें यह है कि उस स्टेट एजेंट का ये काम बनता है कि जिस इदारे की चीज़ हो, डिफेंस की हो, अगर क्लिफ्टन की हो, गुलिस्तान जौहर की हो, जिस भी इलाके की हो, उसकी अच्छी तरह स्क्रूटनी करें उस इदारे के साथ। उसके बाद अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई करे और उसके नाम उस इदारे से बाकायदा ट्रांसफ़र करवाए और ट्रांसफ़र आर्डर, मुटेशन आर्डर, सेलिट जो भी है उसके नाम मुंतकिल करवाए और उसको दे। उस चीज़ को जिसको भी जो भी आदमी परचेज़ करे वो वर्बली और नॉर्मली सेल एग्रीमेंट और नॉर्मली एक ट्रस्ट के ऊपर कोई जगह ना ले जब तक अपने नाम पे उसको इंदराज ना करवा ले या अपने नाम पे मुंतकिल ना करवा ले, इंतकाल ना करवा ले। बिल्कुल सही। कॉलर हमारे साथ है ना, शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, सहर बात कर रही हूँ कराची से। सहर साहिब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसी हैं आप, ठीक हैं? जी बहुत शुक्रिया। आप मुझे ये बताइए कि ये जो प्लॉट है ये क्या इसकी एक साथ कीमत देनी होगी या इंस्टॉलमेंट पे? अगर इंस्टॉलमेंट है तो कितने मंथ का और किस हिसाब से? और ये क्या यहाँ पे आबादी है जहाँ ये प्लॉट कौन से जो हॉक्सबे वाली बात कर रहे थे हम लोग या मरीर वाली? जी ये जो आप लोग बात कर रहे हैं ना, क्योंकि मैं आवाज़ बंद करके आपको कॉल करती हूँ अच्छा ताकि ठीक है, हम अभी बात करते हैं सवाल से। जी अभी तो ये सब बताइएगा कि कितने मंथ की है और क्या है, आबादी है या नहीं है, ये सब बताइएगा जरा। ठीक है सहर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। आप प्रोग्राम देखते रहिए। आपने मेरा ख्याल 2 सोसाइटीज़ का जिक्र किया है, एक तो वो एलडीए हॉक्सबे वाली साइड पे जो है और दूसरी एमडीए है ना। तो मेरा ख्याल पहले वो एलडीए से शुरू करते हैं। जी हाँ, देखें इसके अंदर कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है, ये ऑलरेडी परचेज लैंड है, ऑलरेडी लोगों ने परचेज़ की हुई हैं और ये स्कीम ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है। ये फुल कीमत इसमें देनी होगी, कोई इसमें इंस्टॉलमेंट नहीं है। जो भी अमाउंट है वो बस नॉर्मल मुख्तसर सा टाइम होता है और उसके अंदर जो है ये पेमेंट की जाती है। तो ये आपके नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं, इस पे रब्ता करके मजीद मालूमात ली जा सकती हैं आपसे। बिल्कुल। अच्छा, वो दूसरा एमडीए जो आप बता रहे थे वो मलीर से आगे आपने कहा वो नॉर्दर्न बाईपास के पास है कोई ये एरिया? नहीं, ये लिंक रोड पर है। लिंक रोड पे, ठीक है। तो यहाँ पे और नेशनल हाईवे, यहाँ पे आपने कहा 20-25 लाख रुपए से जो है ना इन्वेस्टमेंट शुरू हो सकती है? कम से स्टार्ट है यहाँ पे, 7-8 लाख 10 लाख से स्टार्ट है। अच्छा, और वो किस्तों में पैसे हैं या यकमुश्त हैं? यकमुश्त फुल पेमेंट है। ओके, बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, तो इस हवाले से भी जो मजीद इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ से मिल सकती हैं आपके नंबर्स वगैरह से। सही हो गया। अच्छा, तो ये तो हो गया काम जिन लोगों ने घर वगैरह बनाना है। आपने कहा कि वो ये फलाने एरियाज़ हैं और यहाँ पे बिल्कुल अवेलेबल है और ख़रीदारी के लिए ये बेहतरीन टाइम है। इन्वेस्टमेंट के लिए आप क्या रिकमेंड करेंगे कि जिन लोगों के पास थोड़े से पैसे पड़े हुए हैं, कुछ एक्स्ट्रा पैसे हैं, कोई बैंक में हैं या कहीं हैं, तो वो आप कहाँ पे कहेंगे कि इन्वेस्ट किए जाएं जो सबसे ज़्यादा महफूज हैं और उसमें मुनाफे की शरह भी ज़्यादा है? देखें, किसी भी मुल्क की जो खुशहाली की वजह बनती है कि जो सरमाया है, जो पैसा है, वो रुकना नहीं चाहिए। ठीक है ना, वो स्टॉप नहीं होना चाहिए, वो सेफ़ नहीं होना चाहिए। अच्छा, जो लोग अपने पैसे को बैंक में महफूज करते हैं, अपने पैसे को बैंक में सेव करते हैं और अपने आप को सेफ़ समझते हैं, मेरा उनको ये मशवरा है कि देखें, पैसे को बैंक में सेव ना करें, पैसे को रोल करें, पैसे को वही अमाउंट आप प्रॉपर्टी में सेव करें, उसी अमाउंट की जो इंशाअल्लाह ताला जो आपकी नीड है और जो आपका एक जहन है, उतने ही अरसे के बाद आपको 4 से 5 गुना जो होप होगा आपको वो प्रॉपर्टी आपको देगी और सेफ भी होगा सरमाया और उसके अंदर ये है कि आपकी सेटिस्फेक्शन भी होगी और अमाउंट की ग्रोथ भी होगी और वसत भी होगी। ओके, बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, ये बताइए कि ये जो टैक्स का निज़ाम आजकल, टैक्स तो निज़ाम तो वही है मगर थोड़ी सी सख्ती हम देखने में नज़र आ रही है कि जिन लोगों ने पैसे लगाए हुए हैं बिज़नेस में या कहीं वैसे उनके पास जो ट्रांजैक्शंस वगैरह भी हैं तो उन पे
पूछ गछ हो रही है, सवाल जवाब उनसे किए जा रहे हैं कि जनाब बताइए कहाँ से आए ये पैसे, जी, क्या है। बिल्कुल। तो अच्छा, रियल एस्टेट में भी जिन लोगों ने ख़रीदारी की उनसे भी टैक्स के हवाले से कड़े सवालात उन्हें उनसे किए जा रहे हैं। तो ये इस निज़ाम से इंडस्ट्री को कितना फ़ायदा हुआ है, और जो एक आम शहरी था जो इस तरह की ख़रीदो फ़रोख्त में हिस्सा लेता था, उसको क्या फ़ायदा नुकसान हुआ है, इस बारे में बात करेंगे। मेरे कान में आवाज़ आ गई ब्रेक की, तो ब्रेक जो है ना वो लाजमी है। तो एक ब्रेक के बाद दोस्तों आपसे मुलाकात हो रही है। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक। हम एक दफ़ा फिर से आप दोस्तों की खिदमत में हाज़िर हैं और हमारे साथ उबैद खलील साहब हैं, रियल एस्टेट कंसल्टेंट हैं। तो रियल एस्टेट से मुतल्लिक, प्रॉपर्टी की ख़रीद व फ़रोख्त के मुतल्लिक हमारे जहनों के जो सवालात हैं, जो शक व शुबहात हैं, उनको दूर कर रहे हैं, उन सवालों का जवाब इनसे हासिल कर रहे हैं। वक्फे से पहले हम इनसे जो बात कर रहे थे, सवाल ये था कि टैक्स की वजह से टैक्स अदा करने और ना करने के जो मामलात थे वो प्रॉपर्टी पे किस तरह असरअंदाज हुए, ज़रा इस बारे में बताइए। देखें, टैक्स की वजह से जो है एक रूमर, एक जिस तरीके से मार्केट में एक आम हो गई थी कि जो टैक्स पर पेयर होगा सिर्फ वही प्रॉपर्टी परचेज़ कर सकता है। उससे पूछा जाएगा कि जी ये अमाउंट कहाँ से लेके आ रहे हैं और कैसे मतलब आप प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं। इससे मार्केट बहुत क्रैश हुई थी और इससे मार्केट के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ा था। और ये अफवाह थी? ये अफवाह थी, क्योंकि जो हम अपना एक हमारा जो मंथली या वीकली ऑडिट होता है या वीकली एक सिस्टम एक होता है, उस पे हमें अंदाज़ा हुआ कि जी ये इससे बहुत फ़र्क पड़ा था। लेकिन ये अफवाह थी, ये बाद में इस बात की तरदीद आ गई कि भाई प्रॉपर्टी कोई भी परचेज़ कर सकता है और अपना ये ज़रूर है कि जी वो टैक्स पेयर हो। तो टैक्स के अंदर टैक्स पेयर जो नहीं है उसके अंदर उसमें एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया गया है कि जी जो नॉन फाइलर होगा वो इतने % गवर्नमेंट को देगा, जो फाइलर होगा वो इतने % देगा। बैंकों के अंदर टैक्स लगा दिया गया है कि जो फाइलर होगा वो ये टैक्स देगा, जो नॉन फाइलर होगा वो ये टैक्स देगा। उससे बहुत फ़र्क पड़ा है, उससे जो है सेल परचेज़ कम हुई है। अच्छा जी हाँ, मतलब लोगों को एक ज़बरदस्ती का एक शुबा है कि जी कोई मामला जिस तरीके से हमें कोई मामला टैक्स के अंदर हम तो टैक्स देते नहीं हैं, या हमारी और कहीं ज़रा आमदनी किसी के कुछ इस तरीके से होता है कि कोई जायदाद किसी को विरसे में मिल गई, ये भी हमारे माशरे में होता है ना। जी हाँ, जी हाँ, कि विरसे में किसी को मिलती है विरसे में जायदाद। मिल जाती है तो उसका ज़्यादातर लोगों को ऐसे तो मिल जाती है बिल्कुल। तो उसका टैक्स से कोई ताल्लुक ही नहीं होता। तो वो भी डरे और सहमे बैठे हैं कि जी ऐसा ना हो कल को क्या होगा। ठीक है। अच्छा, तो एक इस तरह की पॉलिसी होनी चाहिए कि भाई कोई भी शख्स नॉन फाइलर हो फाइलर हो, ये नॉमिनल टैक्स है, ये सबको पेयर करना है और सबको पे करना है। ठीक है। अच्छा, मेरा ख्याल है कि जिस तरह बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे कीमत अगर 6 करोड़ रुपए का प्लॉट है, जी हाँ, तो जो टैक्स देने वाले जो हैं वो उसकी वो ओरिजिनल कीमत जो आज से पता नहीं 2 सदियाँ पहले जो 50 लाख थी उस हिसाब से टैक्स दे रहे हैं आज भी। बिल्कुल ये तो है। तो वो टैक्स तो दे रहे हैं, मगर आपने 6 करोड़ में चीज़ खरीदी है, आप 6 करोड़ का हिसाब नहीं दे रहे, हिसाब दे रहे हैं जो कागज़ों पे ओरिजिनल लिखी हुई प्राइस। बिल्कुल। तो ये तो चोर रास्ते थे जो लोग अपनाए हुए थे, तो क्या उन पे फ़र्क पड़ा है? नहीं, ये चोर रास्ते नहीं थे। देखें, मार्केट वैल्यू और गवर्नमेंट की वैल्यू में हमेशा से फ़र्क रहता है और फ़र्क होता है। गवर्नमेंट एक असिस्ट की होती है कि जी फ़लाने एरियाज़ को A1 कैटेगरी में किया जा रहा है और इसकी 10,000 रुपये गज़ की वैल्यू है। अच्छा, ठीक है। अब वो वैल्यू, क्योंकि हमारे यहाँ पोश एरियाज़ में लोगों की परचेजिंग या लोगों का हर किसी की ख्वाहिश होती है तो वो मैं यहाँ पे परचेजिंग करूँ। होता ये है कि जब एक चीज़ की परचेजिंग बढ़ जाती है तो ख़ुद ब खुद ही फिर कीमतें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। ज़ाहिर सी बात है, आइटम एक है, डिमांड सप्लाई वाली बात है। तो लोग जो है जब परचेजिंग ज़्यादा हो जाती है तो ख़ुद ब खुद मसनूई कीमत वो उसकी बढ़ जाती है।
गवर्नमेंट वैल्यू अपनी जगह पर ही होती है, तो मार्केट वैल्यू से गवर्नमेंट वैल्यू को नहीं मिला सकते। सही सही सही। एक कॉलर तो- हमारे साथ हैं, इन्हें शामिल कर लेते हैं, फिर आप यहीं से बात को कंटिन्यू कर लीजिएगा। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम जी, बाबा मंजूर नजबुल्ला हरिपुर से न्यूज कैफे में। क्या हाल है मंजूर साहब, ठीक हैं? कैसे हैं फहीम भाई? ठीक है। कैसे कुछ आजकल पता ही नहीं चल रहा, और मेहमान आए हुए हैं जी, इनको मेरा बहुत बहुत सलाम। खलील साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक खैर से? जी जी, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। फहीम भाई जनाब जनाब। मैं जैसे प्रोग्राम शुरू हुआ, मैं कोशिश कर रहा हूँ काफी देर से कि मेरी कॉल मिल जाए और मैं बात कर लूँ। मैं अगर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ, अगर मैं एक प्लाट लेना चाहूँ अगर यहाँ पे, क्योंकि इस्लामाबाद में मेरे हैं ऑलरेडी 1 और 2 जो सिलसिला मेरा चल रहा है, तो यहाँ मैं पूछना चाहूँगा सर से कि कैसे मैं ले सकता हूँ और मुझे कैसे मिल सकता है, और यानी कि इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सी चीजें ज़हन में रखनी चाहिए? सॉरी, इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सी चीजें ज़हन में रखनी चाहिए, कहाँ ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है, ये पूछना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल यही कि अगर मैं ले लूँ, क्योंकि आपको तो पता है मेरी 2 शादियां ऑलरेडी यहाँ हैं, तो वो मुख्तलिफ वो चल रहा है सिलसिला। माशाल्लाह माशाल्लाह। प्लाट वहाँ भी ले लूँ। सही हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो अभी तीसरा प्लॉट तो नहीं लेना चाह रहे आप? नहीं नहीं नहीं, वो बहुत है, 2 बहुत है। अच्छा, 2 प्लॉट, तीसरा ठीक। जमीन प्लाट मकान लेना चाहूंगा। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। सही भाई साहब को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम जनाब। अव्वल तो ये है कि पहले आपको 2 शादियां और मुकम्मल करनी चाहिए, 4 पूरी करनी चाहिए, तो और ताकि सुन्नत पूरी अदा हो जाए। ठीक है जी। और उसके बाद फिर ये है कि जो इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो जगहें हमने बताई हैं, जैसे LDA की स्कीम ऑक्सबे की बताई है, MDA की बताई है, इसके अलावा ये कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वो मेरे पास स्क्रीन पे नंबर आप चल ही रहे हैं, तो वो फिर ये रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, मगर एक इस्लामाबाद में पूछ रहे थे, अब किसी दूसरे शहर के लोग भी तो हमें देख रहे हैं ना, तो अब उनके लिए आप क्या रिकमेंड करते हैं? इस्लामाबाद के अंदर देखें, जो CDA की स्कीमें हैं वो अच्छी हैं, I-15 अच्छी स्कीम है, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर लें, तो वो भी डेवलप हो रही है, और इसके अंदर बहुत अच्छा ऐसे चांस है अपना ग्रोथ का और फंड ग्रोथ का, और मतलब ये अच्छा रिटर्न यहाँ से मिल सकता है। जो CDA की जो स्कीमें हैं वो उसमें कर सकते हैं। ये कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी जी हाँ, वही है। तो उसमें जो I-15 है, I-16 है, ये अच्छी स्कीम है, ये इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सही हो गया। अच्छा, वो जो लोग इस बिज़नेस के साथ जुड़े हुए हैं, जो कंसल्टेंट्स हैं बेसिकली, जो एजेंट्स हैं, जो डीलर्स हैं, अब इन लोगों का इंतखाब कैसे किया जाए कि मतलब आपके पास कैपिटल है, सरमाया है आपके पास, आप कुछ ख़रीदारी का एक इरादा रखते हैं, और अब आपको बंदा चुनना है कि मैं जो मुझे बेहतर गाइड कर सके, तो उसके लिए क्या चीज़ जो है ना वो लाजमी है? इसके लिए देखें, आपने एक नॉर्मल सा कोई सूट ख़रीदना होता है, तो आप एक दुकान से दूसरी दुकान, तीसरी दुकान, चौथी दुकान, जब आप बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाते हैं और देख लेते हैं, तो फिर आप फिर सूट ख़राब करवा के अकल आती है। बिल्कुल परचेज़ करते हैं। तो ये रियल एस्टेट के हवाले से भी आप देखें, आप उसको परखें, उसको जो अगर वो आपको सेटिस्फाई करता है, छानबीन करें। मार्केट में क्रेडिबिलिटी होती है हर कंपनी की, हर स्टेट की, वो मालूम करें, तो अंदाज़ा हो जाता है इंसान को कि किसके साथ बिज़नेस करना चाहिए। हाँ, ये मेरे साथ जो है फेयर रहेगा और फेयर मामलात करेगा। क्योंकि मैंने ये देखा है कि क्योंकि मेरे भी कुछ अजीज़ हैं जिनके साथ एक अच्छा कंसल्टेंट होता है ना, जिन बिजनेसमैन लोगों के साथ, जिन इन्वेस्टर्स के साथ, बिल्कुल, तो बेसिकली वो इन्वेस्टर के पास सिर्फ पैसे होते हैं। सही बात है। और उसे चलाने वाला जो बंदा होता है ना, वो सिर्फ एक कंसल्टेंट होता है जो सही टाइम पे मशवरा दे रहा होता है। सर सुनो, बेच दो, मैं कह रहा है छड़ दो, बस लो छड़ दो, बस पैसे मैं पकड़ रहा हूँ, खरीद रहा हूँ, ये नहीं मिस करना हमने। बिल्कुल ऐसा ही। तो वो सारा काम तो ड्राइव तो से वो कर रहा होता है। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। तो इधर अपने लोगों को खास मशवरे देते हैं आप, और बाहर के लोगों को तो अलग अलग मशवरे देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जो
अपना जो अपने तक पहुंच जाते हैं फिर वो अपने और ख़ास ही हो जाते हैं। हाँ तो इसमें ऐसा नहीं है, लेकिन ये कि देखें उसको सही मशवरा देते हैं ठीक है। ताकि उसका भी फ़ायदा हो और हमारा भी फ़ायदा हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एक कॉलर हमारे साथ हैं, इन्हें भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? सलाम फ़हीम भाई, कैसे हैं? याहिया बात कर रहा हूँ। जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक है भाई, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, बड़ा एहसान है खुदा का। आप पहले तो आपके गेस्ट को भी सलाम हो भाई। घर तो हर एक की ज़रूरत होती है कहते हैं, लेकिन घर बनाना इस दौर में बड़ा मुश्किल काम है फ़हीम भाई। ये तो ये है। हमें ये बताएं कि क्या फैसिलिटी दे रहे हैं और इसमें क्या सहूलतें आवाम को मिल रही हैं और इसमें क्या इंस्टॉलमेंट मतलब ईजी तरीके से लिया जा सकता है। एक तो ये, दूसरी बात है कि इसकी ऑथेंटिसिटी जो है हमें कैसे कंफर्म होती है कि भाई ये इसके, क्योंकि आजकल को पता है बिल्डर्स के बड़े मामलात होते हैं तो क्योंकि फिर बाद में मसले मसाइल होते हैं, तो इसके बारे में ज़रा वाज़ेह कर दें कि इसका तरीक़ेकार कैसा होता है और उसको सेफ कैसे किया जा सकता है। जी बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया जनाब। देखें याया भाई, सबसे पहले तो जो हम चीज़ें दे रहे हैं वो बिल्कुल ही अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ सुथरी और बिल्कुल क्लियर चीज़ हम दे रहे हैं। और दूसरी बात, जहाँ तक आपने सहूलत की बात की, तो सहूलत हमारे से ये मिल सकती है कि जी नॉर्मली वैसे टाइमिंग हम लोग परचेज़ करते हैं 1 से 1.5-2 महीने में पेमेंट करनी होती है, तो हम ये है कि 3 से 4 से 5 से 6 महीने भी दे देते हैं। अच्छा, यानी कि वो जो पेमेंट का जो टाइम है बीच वाला वो बढ़ा देते हैं? हाँ, वो बढ़ा देते हैं कि, लेकिन ये कि उससे ज़्यादा नहीं हो पाता उसमें। और कंस्ट्रक्शन का भी मामला हम करते हैं तो उसके अंदर भी ये है कि अगर कोई हमसे घर बनाता है तो ये भी मामला होता है कि वो फिर साल का भी एक सिस्टम बन जाता है, उस हिसाब से पर मंथ वो पेमेंट देते रहते हैं और हम 1 साल भर के अंदर उनको बना के दे देते हैं। तो आप डिफरेंट एरियाज़ में काम करते हैं? जी, डिफरेंट एरियाज़ में करते हैं। मतलब आपको कोई अगर एक प्रोजेक्ट जो है वो नॉर्थ कराची में मिल रहा हो, एक इधर क्लिफ्टन में हो, तो दोनों जो है ना वो बिल्कुल कर एरियाज़ को देखते हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल एरियाज़ को देखते हैं, लेकिन ये है कि ओवरऑल कराची के अंदर जो भी प्रोजेक्ट्स हो वो कर लेते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ये जो ग्रीन लाइन बस का और ये ट्रेन का जो ट्रैम शुरू हो रही है इसका जो, तो इसकी वजह से भी कुछ कीमतों पे फ़र्क पड़ा है? जी हाँ, माशाल्लाह इससे बहुत फ़र्क पड़ा है और पड़ रहा है। देखिए, मैंने आपसे बात की ना कि इस टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट जब ये प्रोजेक्ट्स बन रहे होते हैं और चल रहे होते हैं तो उस वक्त जो है इतना फ़र्क नज़र नहीं आ रहा होता और यही चीज़ें लोग परचेजिंग कर रहे होते हैं और अपना फाइनेंस लगा रहे होते हैं। सही। तो उसके अंदर से ये है कि ये टाइम ऑफ परचेजिंग है, जो भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसकी सराउंडिंग के अंदर आप जो भी प्रॉपर्टी है वो ले सकते हैं, आप खरीदारी करें। ठीक है जी, कॉलर हमारे साथ हैं, जल्दी से इन्हें शामिल करते हैं, प्रोग्राम का वक्त भी अपने ख़त्म की तरफ आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? मैं आसमा अहमद बात कर रही हूँ। आसमा अहमद साहिबा कहाँ से कॉल किया आपने? मैं कराची से बात कर रही हूँ। कराची से, क्या कहेंगी? जी, मुझे ये पूछना है कि मैं छोटे से इन्वेस्टमेंट यानी कि जो कि अपने पॉकेट मनी जमा करके 5-6 लाख रुपए हम तो जमा कर ही लेते हैं, तो मैं ये चाहती हूँ कि कोई ऐसी जगह जाएगी कुछ 1-2 साल में ही हमें थोड़ा सा प्रॉफिट दे दे, कोई ऐसी ज़मीन मगर लीगल हो और ये लीज हो, ये सब कुछ देखे तो इतनी बातें तो औरतों को नहीं पता होती है, मगर ये इसीलिए मैं पूछ रही हूँ इनसे कि हर चीज़ वो सही बताएंगे जो कि लीगल ज़मीनें। जी मैं समझ गया आपका सवाल। थैंक यू सो मच आसमा साहब, आपने कॉल किया। अच्छा जी, आपने कहा कि वो जो LDA की जो सोसाइटीज़ हैं, हॉक्स बे वाली और MDA, ये जो अपना मलीर के लिंक रोड के पास, ये दोनों अवेलेबल हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स की जा सकती हैं कम पैसों में और ये प्लॉट्स लेके, और 2-3 सालों में वहाँ से पैसे आ सकते हैं, मुनाफा बख्श हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच जी, आप तशरीफ लाए हमारे साथ, और बकिया जो तफसीलात हैं वो आप इनसे वो ले सकती हैं, जो स्क्रीन पर नंबर्स चलते रहें, और अगर प्रोग्राम आप दोबारा देखना चाहें तो उसके लिए हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/newscafe, वहाँ पर जाइए, प्रोग्राम देख सकते हैं और बाकी तफसीलात भी वहाँ पे आपको मिल सकती हैं। तो फ़हीम अब्बास को और न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त, आप दोस्तों के साथ अब मुलाकात होगी पीर के रोज़। पीर तक के लिए खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।